गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जय हिंद सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। हाँ भाई, क्या हाल है? मस्त सर। मस्त एकदम। सर क्वेश्चन नहीं हो रहे बस जीओसी के सर। जीओसी यार धीरे धीरे आएगा। अभी क्या किस तरह के सवाल लगा रहे हो? सर डीपीपी के इंटरमीडिएट्स पे थे। हाँ, तो वो तो होने चाहिए। अभी इंटरमीडिएट्स में सिर्फ कार्बोकेटाइन करा है तुमने, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे सर वो सवाल। रिएक्शन के क्वेश्चन आ रहे पता नहीं कहाँ से। नहीं, अब धीरे धीरे करो, मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी एक चीज हो रही है कि क्या हम किसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जब वो बेंजीन से लगा हो या कुछ कुछ ऐसा, मतलब जो भी इफेक्ट्स वगैरह लगाकर क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वगैरह निकाल पा रहे हैं, पहले वो देखो। फिर रिएक्शन सब धीरे धीरे बाद में देखना। अभी काम की बात सिर्फ इतनी थी कि कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी या कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी। हम आज थोड़ा सा रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो 3 इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में कौन कौन से मेजर रोल लोग प्ले कर रहे हैं। फिर साथ में कुछ आज की पीडीएफ में कुछ तुम लोग को शेयर कर दूंगा मैं, तो उसमें कुछ कुछ और पॉइंट्स भी लिखे होंगे, उनको भी एक बार पढ़ डालना, कुछ एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। या लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आप कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो कार्बोकेटाइंस वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऐसे वो इफेक्ट्स जो उन कार्बोकेटाइंस की इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर रहे हैं, वो इफेक्ट्स उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी अगर मान लीजिए मैं कार्बोकेटाइन हूं और आप ये कह रहे हैं कि मेरे बगल में एक ऐसा आदमी लगा है जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, तो बिल्कुल शक नहीं है इसमें कि वो उस आदमी को परेशान कर रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइंस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऐसे इफेक्ट्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, चाहे वो इंडक्टिव की वजह से हो चाहे वो रेजोनेंस की वजह से हो, अगर वो विड्रॉइंग नेचर के हैं तो वो कार्बोकेटाइन को लूटने आए हैं, बर्बाद करने आए हैं। हाँ, अगर कार्बोकेटाइन के बगल में ऐसा कोई इफेक्ट लगा हो जो कार्बोकेटाइन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खुश करता हो कि भाई ऐसा है, आप परेशान हो रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, चाहे वो इंडक्टिव से दे, चाहे वो रेजोनेंस से दे, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन से दे, ये सारे इफेक्ट्स उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज ही करने वाले हैं। और ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी। हमने थोड़ी सी एक आध बातें और याद कर ली थी कि अगर कार्बन के साथ ड्यूटीरियम लगा हो तो उस केस में उसका इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट घट जाता है। यानी ये वाली भी बात थी जिसको याद कर लेते हैं सब लोग कि अगर मैं CT3 की बात करूं तो CT3 का CD3 से और CD3 का CS3 से ज्यादा होगा, कौन सा इफेक्ट है ये? हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव? इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव होगा। तो इंडक्टिव के केस में ऐसा कहा जाता है कि CT3 का इंडक्टिव जो है वो CD3 से ज्यादा और CD3 का CS3 से ज्यादा होता है। और इसका सिर्फ एक ही रीजन दिया गया है, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ट्रिटियम is more electropositive than deuterium and deuterium is more electropositive than hydrogen. This is electropositive nature. यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से यह कहा गया है कि जो CT3 होगा वो ज्यादा डोनेटिंग नेचर का होगा एज कंपेयर टू CD3 एंड CS3। सिमिलरली हमने इसी में हाइपर कॉन्जुगेशन की भी बात की थी। CT3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट CD3 से कम और CD3 का CS3 से कम, ये ऑर्डर था हाइपर कॉन्जुगेशन का। ये हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर बनाया गया था। और इसका रीजन क्या दिया गया था इस हाइपर कॉन्जुगेशन का? बॉन्ड स्ट्रेंथ। CT बॉन्ड कैसे लिखे? ज्यादा होता है। CT बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है देन CD बॉन्ड देन CH। तो ऐसे समझ लेते हैं। यानी सर आपने कहा था कि जो इसका रीजन है उसमें से वो उसको आप अग्री नहीं करते, आपने कहा था जैसे किसका रीजन? सर जो ये सेकंड वाला का रीजन है ना कि जो नहीं एग्री नहीं, मैं नहीं, तुमने गलत सुना था। मैं ये नहीं कह रहा था एग्री नहीं करता, मैं ये कह रहा था यार ये इतना छोटा सा इफेक्ट है जो अजीब सी बात लगती है कि ट्रिटियम जो है वो थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा बड़े साइज का है, तो उसका वाइब्रेशन कम होगा, उसका वाइब्रेशन कम होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी रह जाएगी। तो ना इतने माइन्यूट लेवल पे डिस्कशन हो रही है तो अजीब सा लगता है कि पता नहीं ऐसा सच बोल रहे कि नहीं बोल रहे, लेकिन होगा यही। रीजन से सुना, आप ये कह रहे हैं कि CT बॉन्ड मजबूत, CT बॉन्ड इसलिए मजबूत हो गया क्योंकि आप ऐसे समझिए कि ये कार्बन है और ये ट्रिटियम। अब ट्रिटियम का जो साइज है वो एज कंपेयर टू CH, मैं CH को भी ले लेता हूं साथ में, ये CH। अब ट्रिटियम का जो साइज है वो हाइड्रोजन से बड़ा है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर ये भारी है तो इसका जो वाइब्रेशन होगा वो कम होगा, इसका जो वाइब्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। अब तुम खुद देख रहे होगे कि अगर इसका वाइब्रेशन कम है और इसका वाइब्रेशन ज्यादा है तो जो बॉन्ड लेंथ, एवरेज बॉन्ड लेंथ निकल के आएगी वो यहां बड़ी निकल के आएगी एज कंपेयर टू दिस। बताओ समझ रहे हो बात को?
Yes, sir. यानी ऐसा हो गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी जो है, एवरेज दूरी जो होगी वो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सीटी। लेकिन अब सोचो ना, हाइड्रोजन और ट्रिटियम में कितना फर्क होता है। सिर्फ एक एक दो दो न्यूट्रॉन का ही तो फर्क है, प्रोटॉन तो सेम ही होते हैं, सिर्फ एक एक दो दो न्यूट्रॉन का फर्क है। उस एक एक दो दो न्यूट्रॉन से ये फर्क आ गया कि सीटी बॉन्ड मजबूत हो गया, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कमजोर हो गया। पता नहीं सच्चाई, समझ रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि मैं इससे एग्री नहीं करता, बट इतना माइन्यूट लेवल पर हम तो नहीं सोच पाते। यानी लोगों ने इसका रीजन ये दिया है कि सीटी बॉन्ड की मजबूत होना की वजह से इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कमजोर हो जाता है, और इसकी मजबूती के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक दिया गया है कि सीटी बॉन्ड छोटा है, सीएच बॉन्ड बड़ा है। क्यों? क्योंकि ट्रिटियम का जो वाइब्रेशन है कार्बन के साथ वो कम है, और हाइड्रोजन का जो वाइब्रेशन है कार्बन के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ यहां ज्यादा निकल के आती है, यहां कम निकल के आती है, और बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। समझ गए बात को? हाँ। अच्छा, अब ये वाली भी चीज जो है, हाँ बोलो बोलो। सर आपने लास्ट ईयर से जब लिखवाए थे, मतलब इंडक्टिव का ऑर्डर जो था ना सर, हाँ तो उसमें आपने सर हाइड्रोजन को सर प्लस आई में भी रखा था, माइनस आई में रखा था लास्ट में। हाँ, दोनों में कैसे आ रहा है? नहीं, हाइड्रोजन तो कुछ भी नहीं है ना, हाइड्रोजन तो जीरो है ना, ये प्लस आई ना माइनस आई। इसी के रेफरेंस में तो सारे इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइन किए गए ना। हाइड्रोजन के प्लस आई या माइनस आई का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप इसको प्लस आई बोलो माइनस आई बोलो, कोई लेना देना नहीं। हाइड्रोजन का रेफरेंस मानकर ही बाकी सब लोगों के इंडक्टिव इफेक्ट निकाले गए। रेफरेंस है हाइड्रोजन, समझ रहे हो ना? अच्छा सर, तभी से दोनों में। हाँ। अच्छा, और आगे बात करते हैं। अब इसी में मान लीजिए जैसे कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में तुम बात कर रहे थे, उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी और कार्बेनायंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी हो, तो भी वही सारे इफेक्ट्स लगेंगे, तो भी वही सारी बातें निकल के आएंगी जो आपने पहले कर रखी थी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायंस। बताओ कार्बेनायंस की स्टेबिलिटी में क्या रोल, कौन सा रोल प्ले करेगा, क्या चीज रोल प्ले करेगी कार्बेनायन की स्टेबिलिटी में? कार्बेनायन को आप ध्यान से देखिए तो कार्बन पर माइनस है। अब कार्बन के ऊपर जो माइनस है, वो उस माइनस को कम करने वाले जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, बस इतना सा फर्क है। यानी अगर आप कार्बेनायंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो एक तो बिल्कुल सीधा समझ में आता है कि अगर आप इस 3 डिग्री कार्बेनायन को लेके देखें, इस 2 डिग्री कार्बेनायन के साथ कंपेयर करें, सब लोग अपने आप समझना भाई, अपने आप ये सब बड़े आसान सी चीजें हैं जो तुम लोगों को पहले से पता है। इसी तरह से मान लीजिए आपने कोई प्राइमरी कार्बेनायन ले लिया, दिस इज 3 डिग्री कार्बेनायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बेनायन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बेनायन। क्या समझ पा रहे हो? सबसे ज्यादा परेशान पहला वाला आदमी है। यस सर, पहले वाले आदमी का, यानी कि अगर मैं पहला सबसे खराब पहला, फिर दूसरा, और सबसे अच्छा तीसरा, यानी सबसे अच्छा कार्बेनायन हमारा प्राइमरी कार्बेनायन और सबसे खराब कार्बेनायन हमारा यहाँ टर्शियरी कार्बेनायन। उल्टा लिख दिया? नहीं, डिग्री नहीं लिखा, डिग्री नहीं है ये, वो ऐसे लिखा है, ये 1 है ऐसे, ये 2 है और ये 3 ऐसे लिखा है। ठीक है सर, समझ लो, डिग्री तो ऐसे, डिग्री तो हमारे लिए हो गई ना। ये तो सवाल तो ये ना 1 2 3, 1 2 3 में सबसे अच्छा कौन है? 3, फिर सेकंड, और सबसे बर्बाद हमारा फर्स्ट। ठीक। अच्छा, अब ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि भाई इसमें हवा चल रही है, कार्बन के ऊपर आने वाला नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। ऐसे भी तो इफेक्ट्स होंगे जो कार्बन के नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे होंगे। अब कम करने वाले इफेक्ट्स इसकी स्टेबिलिटी को पक्का बढ़ाएंगे, क्योंकि कार्बन पर जो बोझ है उस बोझ को अगर आप कम करेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। अब बोझ को कम करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आप इलेक्ट्रॉन चूसने लगी ऐसे, लेकिन वो जो चूसने वाला इफेक्ट होता है वो बोझे को कम कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। मानते हो बात को? अगर मान लीजिए मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बगल में एक आदमी खड़ा है जो ऐसे करके हवा खींच रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा उस नेगेटिव चार्ज का जो डेंसिटी है वो थोड़ा सा उसकी तरफ चली जाएगी बस। ऐसा नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन मेरे ले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जो चूसने वाला इफेक्ट है ये इंडक्टिव, और इस इंडक्टिव की वजह से भी बोझा कम तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। यानी कार्बनायन की स्टेबिलिटी में इंडक्टिव का भी रोल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर बगल में लगा आदमी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसका बोझा कम हो जाएगा। अच्छा, एक और इफेक्ट है, वो कौन सा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट जब किसी कार्बनायन को स्टेबलाइज कर रहा होगा तो वो उस कार्बनायन के इलेक्ट्रॉन को अपने सर पे ले लेगा। समझो बात। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के 2 तरीके। पहला, एक आदमी इलेक्ट्रॉन चूसे, दैट इज माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा, एक आदमी उस इलेक्ट्रॉन को ले एंड दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट।
यानी रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही कार्बनाइन की स्टेबिलिटी को गवर्न करते होंगे, लेकिन इन दोनों में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा इफेक्ट होगा? रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट तो नेगेटिव चार्ज को ले लेगा, और जबकि इंडक्टिव इफेक्ट उस नेगेटिव चार्ज को सिर्फ कम करने की कोशिश करेगा। यानी इसके ऊपर भी अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो। हाँ सर, आपने हमको लिखवाया था सर, ये एनायन वाला है ना, उसके अंदर सर 3 सबसे मिस या ऑर्डर आपने उल्टा लिखा था सर अभी एनायन में, वो कैटायन का लिख दिया आपने सर उसमें। वो डिग्री नहीं लिखी है मैंने, 3 को सबसे अच्छा, 3 डिग्री नहीं है, वो 3rd नंबर का आदमी, वो डिग्री नहीं लिखी है मैंने। हाँ सर, समझे मेरी बात को क्या कह रहा हूं? ये पहला आदमी था, ये दूसरा आदमी था, ये तीसरा आदमी था। डिग्री नहीं बोल रहा हूं मैं, 3 लोग हैं, उन तीनों में सबसे अच्छा कौन है? तीसरा कार्बनाइन। देखो अभी तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। यस सर। डिग्री की बात करो तो सबसे अच्छी 1 डिग्री होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। डिग्री की बात नहीं कर रहा मैंने तो 3 आदमी लिख दिए तुम्हारे सामने, बताओ सबसे अच्छा कौन है? तीसरा वाला। वो मैंने सिर्फ नंबर डाल के लिखा, डिग्री नहीं लिखी। 3 to 1 डिग्री नहीं है, 3rd इज ग्रेटर देन 2nd इज ग्रेटर देन 1st, ये आंसर लिखा। समझ रहे हो कि नहीं? हमको आपने डिग्री वाला लिखाया था ना, हाँ, हो इसलिए सकता है मैंने फिर वहां डिग्री वाला लिखवाया तुम, इसमें कोई शक नहीं है। 3 डिग्री कार्बनाइंस खराब होंगे, 1 डिग्री कार्बनाइंस। हाँ, अगर मतलब ये तो लॉजिकल है। हाँ, आपको ऑप्शंस आएंगे उसके हिसाब से लिख लें। अब जैसे मान लीजिए कार्बनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल ले लेते हैं एक बिल्कुल शुरू करने के लिए। मान लीजिए यहाँ NO2 लगा है और ये CH2 है और ये CH2 नेगेटिव। अब वो कह रहा है भाई ये वाला कार्बनाइन है, एक कार्बनाइन ये और ले लेते हैं, CH3 CH2 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 नेगेटिव। चलिए एक कार्बनाइन और ले लेते हैं, CH3 CH2 CHNO2 नेगेटिव। ये 3 कार्बनाइंस ले लेते हैं और इन तीनों कार्बनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे बढ़िया 3rd वाला, सबसे घटिया थर्ड वाला सर। सबसे घटिया दूसरा वाला। सर बेस्ट 3rd वाला हो। हाँ, दूसरा वाला बर्बाद है। नहीं, इसमें सबसे खराब आदमी तो, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, सबसे खराब आदमी सेकंड, क्योंकि सेकंड में तो कोई चूसने वाला इफेक्ट लग ही नहीं रहा। यस सर। इसका मतलब ये हुआ इन सब में बोझों में सबसे बड़ा बोझ मेरे पास, सबसे परेशान। लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो कम से कम यहां ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी पीछे से खींच रहा है। लेकिन ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? इंडक्टिव। कौन सा इंडक्टिव? -I। यानी NO2 का ये विड्रॉइंग नेचर इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला रहा है, जिसकी वजह से कार्बन पे ऊपर आने वाला बोझ वो कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही। अच्छा, यहां पर आते हैं। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, इसको आप चाहे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज को तो सब नीचे वाला NO2 बगल से चूस रहा है। भाई ये भी ठीक है ना, यहां भी तो इंडक्टिव लग रहा है, ये भी तो -I इफेक्ट शो कर रहा है और ये भी -I इफेक्ट शो कर रहा है। इन दोनों -I में ज्यादा अच्छा -I कौन सा लगाता है? जो पास में लगा है। इसका मतलब है उस हिसाब से भी देखें तो आंसर यही वाला सबसे अच्छा होगा, क्योंकि सबसे पास से चूसेंगे, ज्यादा चूसेंगे, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, सबसे अच्छा 3rd होगा। अदरवाइज अगर सही सोचें तो शायद ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा अच्छा है ड्यू टू -R इफेक्ट ऑफ NO2। यहां NO2 का -R इफेक्ट भी लग रहा है। इस नेगेटिव चार्ज को सिर्फ चूस के कम नहीं किया जा रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को खत्म किया जा रहा है NO2 ग्रुप के रेजोनेंस इफेक्ट से। आप देखिए, मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। CH3 CH2, ये आया CH नेगेटिव और इधर आया आपका NO2। ये देखिए आपका NO2। अब आप ये कह रहे हैं कि ये देखिए जरा नेगेटिव चार्ज आपको कैसा लग रहा है, तो जनरली जो बच्चा कम पढ़ा लिखा है वो क्या बोलेगा? अरे सब नीचे से NO2 चूस रहा है, माइनस चार्ज, खुश हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन उसने सिर्फ कौन सा इफेक्ट कंसीडर किया? इंडक्टिव। लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो क्या कहेगा? अरे सर ये चूसने वाला इफेक्ट तो छोड़िए, ये गजब इफेक्ट लग रहा है जो इस नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देगा। देखिए, माइनस अंदर, डबल बाहर। बताओ, देख पा रहे हो? अब तुम सोचो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे ही तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिस आदमी को दर्द हो रहा था वो आदमी खत्म हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। आप ध्यान से देखिए, यानी जो कार्बन मेरा परेशान था, कौन सा कार्बन परेशान था? जिसके ऊपर बोझ था, ये बोझ। अब उस कार्बन के ऊपर न जाने ऐसा क्या NO2 में कर दिया, उस कार्बन पर अब कोई बोझ नहीं। देख लीजिए, कोई चार्ज नहीं, 0। अब तुम बताओ, क्या वो काम ये NO2 कर सकता है इसके साथ? नो सर। नहीं। ये इस बोझे को कम कर सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन बोझे को खत्म नहीं कर सकता। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -I। यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -R। रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग।
रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि ये बोझे को कम नहीं करता, खत्म कर देता। इसलिए रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव वाला। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? हालांकि तुम इस सवाल का आंसर इंडक्टिव से भी देते तो भी मुझे पता है तुम सबसे अच्छा थर्ड बोलते और उसके बाद फर्स्ट बोलते, सबसे खराब सेकंड बोलते। सही है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं थर्ड इज सबसे अच्छा, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ माइनस आई, इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ माइनस आर इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। एंड ड्यू टू दिस माइनस आर इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, ये निगेटिव चार्ज जो आज इस कार्बन के सर पे है, उस कार्बन के सर से वो निगेटिव चार्ज निकालकर NO2 ने अपने सर पर रख लिया। यानी कि ऑक्सीजन ये कहता है या NO2 ग्रुप ये कहता है, हवा चूसेंगे नहीं, इस बोझ को अपने सर पे रख लेंगे, और NO2 ने वो बोझ अपने सर पे रख लिया, इस कार्बन को खुश कर दिया। दिस इज माइनस आर इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। यानी रेजोनेंस या इंडक्टिव, ये दोनों ही इफेक्ट्स कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई कार्बन आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है तो वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन माना जाएगा। सोचो अगर मैं इसी कार्बन से चारों तरफ NO2 लगा देता, सोचो जैसे वो और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता। उसमें क्या है, जैसे ये ले लो, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए भाई ये बताइए ये वाला कार्बन आयन कैसा लगता है, ये C है, इस C से आपने H2 लगाया, H2 के बगल में आपने NO2 लगाया, ऐसे आपने लिया CH, आपने यहां भी NO2 लगाया और यहां भी NO2 लगाया। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे। और तीसरे केस में आपने चारों तरफ NO2 लगा दिया, ये आया NO2 और इधर भी आया NO2। सर पर ऐसा नहीं होगा कि फिर कार्बन सोचेगा कि ज्यादा ही NO2 हो गया है तो चूस के और बर्बाद कर दे? नहीं, क्या फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर थर्ड वाले केस में कुछ ज्यादा ही NO2 हो गया है तो मतलब ऐसे तो नहीं कि ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन खींच के उसमें फिर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? नहीं, डेल पॉजिटिव नहीं, मतलब वो देखो फिर वही वाली बात आ रही है। आपसे पूछा जा रहा है इन तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करिए। यानी अगर मैं इन तीनों के सामने कोई बेस रख दूं तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, ये सवाल आ गया मान लीजिए। तो बेस का काम क्या होगा? बेस का काम होगा H+ को लेना। तो जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा H+ होगा, सबसे अच्छा H+ होगा देने के लिए, वो सबसे अच्छा बेस माना जाएगा। ब्रॉन्स्टेड एसिड जिसको कहते हैं आप, ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन से होते हैं? जो H+ को फेंक देते हैं। यानी इन तीनों में सबसे अच्छा ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा होगा? इन तीनों में सबसे अच्छा जो आसानी से H+ देना चाहता है। तो हमने कहा तुम्हें कैसे पता चलता है आसानी से कौन सा देगा? तरीका क्या है, उसमें से H+ हटा लो, हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आए उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपने ये कहा कि सर ऐसा इन तीनों में जो सबसे अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन है वो तीसरे वाले के पास है, क्योंकि तीसरे वाले से H अगर निकल गया तो यहां जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज इन तीनों NO2 के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। बताओ समझे? यस सर। यानी अगर आपने यहां से H निकाला तो क्या बनेगा? यहां से H निकाला तो सर ये वाला एनायन बनेगा। अच्छा एनायन है, कोई शक नहीं है। इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज विद NO2 एंड स्टेबलाइज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2। बोथ इफेक्ट्स ऑफ NO2 इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सेकंड वाले के केस में से अगर आपने H+ को निकाला तो दिस इज अगेन वेरी स्टेबल कार्बन आयन जो बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। H के निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो अच्छा कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि वो इधर के -I-R से और इधर के -I-R से स्टेबलाइज हो रहा है। बताओ समझे? यस सर। लेकिन ऊपर वाले केस में सिर्फ एक तरफ का -I-R लग रहा है। लेकिन अगर आप तीसरे वाले की बात करते हैं तब तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि अब जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो तीनों तरफ NO2 के -I-R इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा और ये सबसे अच्छा कार्बन आयन या कॉन्जुगेट बेस माना जाएगा। और इसी वजह से इन तीनों कंपाउंड्स में जो सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होना चाहिए या सबसे अच्छा जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए, उसके बाद सेकंड होना चाहिए और सबसे खराब फर्स्ट, रिलेटिवली खराब फर्स्ट माना जाए। क्लियर है? यानी इससे रिलेटेड सवाल अब क्या बन सकता है कि बताइए इन तीनों कार्बन आयंस में ज्यादा अच्छा कौन सा है? एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, इन तीनों कंपाउंड्स में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा? समझो दोनों सवाल एक जैसे हैं, क्योंकि एसिड का काम H देने का, H देने के बाद जो बचेगा उसकी स्टेबिलिटी ही उस एसिड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगी। यानी जितना स्टेबल कार्बन आयन बनेगा उतना आसानी से वो H+ प्रोवाइड करेगा। कुछ समझ पाए सब लोग? यस सर। और भी इफेक्ट्स लगा के देखते हैं। चलिए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर CS3 जो है वो मतलब +I शो करता है ना? हाँ, और सर जो C6H5 है सर वो -I इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल। उसमें डबल बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड का S कैरेक्टर ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड लगाने से कार्बन का S कैरेक्टर बढ़ जाता है, S कैरेक्टर बढ़ने से निगेटिविटी बढ़ जाती है, तो उसका -I इफेक्ट शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? तो जैसे मान लीजिए आपने और एग्जाम्पल लिए,
अब इन कार्बन आयंस की बात कर लेते हैं, जैसे ये कार्बन आयन ले लेते हैं। आसान आसान सा, बिल्कुल फटाफट आंसर निकल सकते हैं अगर चीजों को याद रखा जाए तो। एक साथ ही कर लेते हैं सारे, खूब सारे बना लेते हैं। नंबरिंग कर दो ना सर। नंबरिंग ऐसे कर लो ना, नंबरिंग भी हम ही करें। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9। अब इन कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी निकालनी है, तो वही है, सीधी सी बात है। जो कार्बन आयन ये कह दे कि भाई ऐसा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा बोझा जो है वो बट रहा है, वो अच्छा आदमी। अब इसी के बगल में कोई ये कहते नहीं मेरा भी बट रहा है, अब आपका भी बोझा बट रहा है, मेरा बोझा भी बट रहा है, मेरे बोझ को भी कोई और उठा रहा है, आपके बोझ को भी कोई और उठा रहा है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? मैं ये पूछूंगा कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बोझ उठाने वाले ज्यादा लोग हों, ये भी पॉसिबल है, या आपका बोझ ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा, ये भी पॉसिबल है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? भैया ये जो मेरे ऊपर 100 केजी का बोझ है वो मैंने आपको दे दिया, चलिए ठीक है, इसका मतलब इफेक्टिवली 50-50 हो गया। लेकिन अगर सोचो वही 100 केजी आपको भी दे सकता हूं और आपको भी दे सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ वही 100 केजी कितने लोग उठा रहे हैं? 3 लोग। ऐसे में इफेक्टिवली मेरे ऊपर कितना आया? 33। इसका मतलब ये हुआ जितने ज्यादा लोगों में मेरा निगेटिव चार्ज रोटेट करेगा या रेजोनेंस करेगा, मेरी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। समझे बात को? यस सर। इसका मतलब ये हुआ जितने ज्यादा लोगों में मेरा निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ही ज्यादा मेरी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने वाली। तो अगर मैं पहले वाले आदमी की बात करूं तो पहला वाला आदमी मुझे ठीक लगता है, ठीक लगता है इन द सेंस कि इस आदमी का ये जो बोझ है, इस बोझ को उठाने के लिए कार्बन तैयार है। याद है निगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, माइनस अंदर डबल बाहर। अब बोझ किसके ऊपर? इस वाले के ऊपर। फिर माइनस अंदर डबल बाहर, अब बोझ किसके ऊपर? इसके ऊपर। दैट मींस दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, सो दिस इज अच्छा नेगेटिव चार्ज। ठीक, लेकिन अब अच्छा खराब तो रिलेटिव होता है। तो चलिए ठीक है, आपका रेजोनेंस हो रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। इधर आते हैं, यहां पर क्या होगा? यहां पर ये नेगेटिव चार्ज क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? देखिए यस सर। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव अंदर डबल बाहर, ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में स्टेबल है, स्टेबलाइज है। अच्छा, अब जब नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव अंदर डबल बाहर। अब नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? पैरा पर। जैसे वहां आ रहा था वैसे यहां पर भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर आते ही NO2 के अंदर भी जाएगा। बताओ समझे बात को? यस सर। इसका मतलब ये हुआ दिस नेगेटिव चार्ज इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये नेगेटिव चार्ज अपने बोझ को ज्यादा लोगों में बांट रहा है, इसलिए दिस नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन दिस नेगेटिव चार्ज। क्लियर? देखो ये तो मैं किताबी तरीके से बता रहा हूं तुम्हें कि भाई नेगेटिव चार्ज से मैं पूछ रहा हूं हाँ भाई चक्कर काटो, ज्यादा चक्कर काटोगे या कम चक्कर काटोगे वगैरह वगैरह। अदरवाइज तो अगर आपने सरकारी तरीका लगा लिया होता तो 1 सेकंड में आंसर आ गया होता। सरकारी तरीका कौन सा था? निशान लगाते जाइए, आंसर निकालते जाइए। आप निशान लगाते जाइए, आंसर मिलते जाएंगे, वो भी हम लगा के दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअली किताबी मेथड क्या है? किताबी मेथड ये कि आपने नेगेटिव चार्ज से पूछा कि बताइए आपको कैसा लगता है, तो नेगेटिव चार्ज ने कहा कि मैं चक्कर काट रहा हूं, अपने बोझ को कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है। जितना ज्यादा लोगों में मेरा बोझ डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। यानी फर्स्ट और सेकंड को देखा जाए तो फर्स्ट वाले में नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज अमंग दीज कार्बन एटम्स, दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज अमंग दिस कार्बन एटम एंड विद द NO2 ग्रुप। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को कि NO2 भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है?
सब लोगों को ये वाली बात समझ में आनी चाहिए भाई। ये नेगेटिव चार्ज चक्कर काटते 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 यहां पहुंचेगा, फिर NO2 से कहेगा चलिए चलिए आपके साथ खेल लेते हैं, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव चार्ज NO2 के सर पर आएगा, N का पाई बॉन्ड उस नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अभी मैंने बनाया था ना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वैसे ही इसका मतलब ये हुआ दिस नेगेटिव चार्ज इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज एज कंपेयर टू दिस फर्स्ट वाला। इधर आते हैं, यहां क्या होगा, यहां पर वही ये सब नेगेटिव चार्ज ऐसे करके रेजोनेंस करेगा, नीचे पहुंचेगा, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, चक्कर काटेगा। अब ये बताइए इन सब में जो सबसे अच्छा आदमी है वो कौन सा लगता है? इन सब में सबसे अच्छा आदमी वो लगता है जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा एक्सटेंडेड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और वो मुझे लगता है सेकंड वाला आदमी। बताओ समझे सब लोग? सेकंड इज बेस्ट, सेकंड इज बेस्ट। अब थोड़ी सी तकलीफ की बात करते हैं। ये बताओ इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करने में तकलीफ किस बात की, या इसको अच्छा लग रहा है नीचे जब रेजोनेंस करेगा? सर वो वाली मतलब CT3 पे जाएगा। बिल्कुल किताब की बात कर रहे हैं एकदम, समझो बात को। अदरवाइज निशान लगाने वाला मेथड मस्त होता है एकदम, मैं वो भी अभी तुम्हें बता देता हूं फर्स्ट, लेकिन बिल्कुल किताबी बात कर रहे हैं कि भाई ये बताइए परेशानी क्या है। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, करने दीजिए इसको, रेजोनेंस करते करते नीचे लेके आइए। चलिए हम इसको रेजोनेंस कराते कराते नीचे लेके आते। ये आया। बताओ पहला नेगेटिव चार्ज कहां आया? ऑर्थो पे, ठीक है। यस सर, फिर नेगेटिव चार्ज चक्कर काटते काटते पैरा पर। अब ये बताइए पैरा पर आने में आपको क्या परेशानी है भाई? ये तो पैरा पर आते ही मस्त हो गया NO2 को देखकर। इस आदमी को ऐसा क्या रोना आ रहा है CT3 को देखकर पैरा पर? हाइपर कॉन्जुगेशन है सर, वो खुद ही नहीं नेगेटिव बनता। चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनर पर नेगेटिव चार्ज पे आके बैठा है। सर वो इलेक्ट्रॉन फूकता है। CT3 इलेक्ट्रॉन डोनर, CT3 इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस आई इफेक्ट। यही अच्छा, ये सोच लेना, फिर अभी फंस जाओगे। प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अच्छा यहां पर आते हैं, यहां माइनस चक्कर काटते काटते पहले ऑर्थो पे आएगा, फिर पैरा पर आएगा। यहां तक ठीक है? ये माइनस खुश है क्या, या ये भी परेशान? परेशान है। अच्छा ये परेशान इसलिए क्योंकि ये भी प्लस आई इफेक्ट है और ये भी प्लस आई इफेक्ट है, तो फिर दोनों प्लस आई में तगड़ा प्लस आई किसका है? तो फिर इसका मतलब ये ज्यादा रो रहा है और ये कम रो रहा है, जबकि ऐसा नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। समझो बात को, तुम लोग पहले रेजोनेंस इंडक्टिव मत आया करो, पहले बात पूरी खत्म किया करो। इसीलिए निशान लगाने वाला मेथड सबसे अच्छा होता है, अदरवाइज कोई झंझट नहीं है। हम तुम्हें दिखाते हैं जरा, यहां पर जैसे ही माइनस आएगा, ये देखते हैं जरा हाइपर कॉन्जुगेशन से नुकसान क्या हो रहा है। मैं इसको एक बार, तुमने सवाल नोट कर लिया पूरा ये? ठीक। मैं इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में तुम्हें बताना चाह रहा था एक सेकेंड में। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट गड़बड़ क्या कर रहा है? अरे यार ये क्या हो गया सर? एक बार स्क्रीन पे क्लिक कर दो बस। हाँ, तो अब जैसे ये मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ये देखना जरा। एक ये नेगेटिव चार्ज है CH2 नेगेटिव और नीचे है CT3। अब तुम समझ जाओगे बात को। और इसी के साथ है एक ये नेगेटिव चार्ज जो अभी तुमने प्राइमरी कार्बोनाइल ले रखा है, एक ये CH2 नेगेटिव और इसके नीचे है CH3। अब देखो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा फर्क कहां आ रहा है। फर्क ये आ रहा है कि ये आदमी चक्कर काटते काटते कभी ना कभी यहां पहुंचेगा, तब उस केस में बॉन्ड्स की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। थोड़ा सा अपने आप बनाओगे तो समझ में आएगा। अब ये देखो जरा, यहां पर क्या तुम्हें नहीं लगता ये एक इफेक्ट था जो अभी हमारी बात हुई थी, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट? ऐसा ही तो होता था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में। आप CT का बॉन्ड तोड़ते थे, एक प्लस देते थे, एक माइनस देते थे, और ये देख रहे हो ये दोनों माइनस एक दूसरे को मस्त कर रहे हैं, एकदम बर्बाद। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यानी ये CH3 का जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो ऊपर वाले नेगेटिव चार्ज को अंदर आने से रोक रहा है, कह रहा है नीचे मत आ जाना, नीचे आओगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से नुकसान देंगे तुम्हें। वही चीज यहां पर भी, ये देखिए नीचे भी यही चीज चल रही है। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जब आप बनाएंगे या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कभी ना कभी चक्कर काटते काटते यहां पहुंचेगा, और इस नेगेटिव चार्ज के नीचे जो हाइड्रोजन लगे हैं वो अपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे। अब ये बताइए, तड़प बर्बादी तो यहां भी है और बर्बादी यहां भी। इन दोनों बर्बादियों में ज्यादा बर्बाद वो होगा जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव, एंड दैट इज CH3। CH3 का डंडा टूटना आसान है, कार्बन पर माइनस आना आसान है। ये माइनस ऊपर वाले माइनस को ज्यादा रिपेल करेगा बिकॉज ऑफ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। दैट इज व्हाई सेकंड वाला, ये वाला कार्बन आयन इज ज्यादा बर्बाद एज कंपेयर टू दिस। बताओ समझे बात?
इसलिए Yes, सिर्फ sir. इंडक्टिव से मत सोचना, इंडक्टिव से सोचोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने इस सवाल में सारी चीजें लगा दी थी, इंडक्टिव भी और हाइपर कॉन्जुगेशन भी। अब तुम इसका सीक्वेंस बना सकते हो। यानी बेस्ट तरीका यह है कि आप सबसे पहले निशान लगाते जाइए और निशान लगा के आंसर निकाल लीजिए। और नहीं तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोई मुझसे पूछे कि वाई दिस क्या कहते हैं, ये वाला कार्बन आयन इज बेटर कार्बन आयन देन दिस कार्बन आयन, तो ये वही बच्चा आंसर लिख पाएगा कि ये वाला कार्बन आयन इस कार्बन आयन से बेटर इसलिए है क्योंकि CT3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वो वीकर होता है एज कंपेयर टू CS3। अगर आप इंडक्टिव के थ्रू आंसर देते तो गलत हो जाता। समझ रहे हो बात को? इसलिए अब आप सीक्वेंस तैयार कर सकते हो। अब हम इसका सीक्वेंस बना के देख लेते हैं। हमारा जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, जरा देख लेते हैं। लेकिन नेगेटिव दोनों पे आएगा ना, मतलब नहीं आई भैया, नहीं आई, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। यार मैं ये कह रहा हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से नेगेटिव तो दोनों के दोनों कार्बन के ऊपर आएगा ना। हाँ ट्रीटियम वाले सर, तो इसमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसका हाइपर कॉन्जुगेशन वीक है ना, स्ट्रांग है? नहीं, क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन जब होगा तभी नेगेटिव आएगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन तब होगा जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, और बॉन्ड ब्रेक किसका आसानी से हो सकता है, CH का, तो उसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बेटर होगा, वो कार्बन आयन को ज्यादा परेशान करेगा। बात समझ लो, यहाँ जो नेगेटिव आएगा वो बॉन्ड टूटने की वजह से आएगा, और बॉन्ड का टूटना यहाँ ज्यादा आसान, इसलिए वो नेगेटिव ऊपर वाले नेगेटिव को ज्यादा परेशान करेगा। इसलिए अगर मैं सोचूं तो सबसे जो अच्छा आदमी लगता है वो मुझे सेकंड। अच्छा, अब खराब लोगों में अगर बात की जाए तो खराब लोगों में ये भी खराब है, ये वाला आदमी भी खराब है, ये भी खराब है, Yes, sir. ये भी खराब है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, ये भी खराब है, CT3 का इंडक्टिव, Yes, sir. Yes, और sir. ये भी खराब है। ये तो भाई साहब इसको तो छोड़ ही दिया Plus R. हमने, ये तो Plus लुका R. सबसे बर्बाद, लीस्ट स्टेबल। Why? Because of plus R effect of O। रेजोनेंस अब सोचिए रेजोनेंस आप, से नेगेटिव बिल्कुल, आएगा। ये O का निगेटिव चार्ज जब चक्कर काटते 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 यहां पहुंचेगा, ये लोन पेयर उसको रिपेल करेंगे, और इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बर्बाद होगी। ये OCH3 का प्लस R इफेक्ट इस बार सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सबसे खराब आदमी जो होना चाहिए वो पांचवा आदमी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बताओ, समझे यहां तक? अब हम आंसर निकालते हैं। अब जरा ये बताओ, थोड़े से और लोग कंपेयर कर लेते हैं। ये बताओ, ये वाला आदमी इससे खराब नहीं, ये वाला आदमी इससे अच्छा, ये बेटर है बिकॉज ऑफ लेस हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, इसमें और इसमें कंपेयर कैसे करेंगे? सर 8 ये बेटर है या खराब है? सर इसके और हाइपर better कॉन्जुगेशन कम है। आप देखिए, इसके से 2 हाइपर कम है, अल्फा हाइड्रोजन कम है, और इसके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है या ट्रीटियम। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा ट्रीटियम लगे हुए हैं, और यहां पर सिर्फ 2। यानी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कमजोर है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। इसलिए ये वाला आदमी जो होगा, ये इस नेगेटिव चार्ज को इतना खराब नहीं करेगा जितना सेकंड वाला करेगा। ये सब लोग समझने की कोशिश करना भाई, ये तुम्हें अपने आप, मैंने जानबूझ के पूरे लंबा एक सवाल ले लिया, जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो सवाल के, ये इंपॉर्टेंट है। ये CT3 और CH2 CH3 को कैसे कंपेयर किया हमने? सर CT3 में 3 ट्रीटियम है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होगा। तुम कहोगे ये क्या बात होती है, अभी तो आप कह रहे थे CT का बॉन्ड मजबूत होता है। होने दो, 3 बार समझो बात, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा, ये 2 करेगा। समझ लो सब लोग? इसलिए इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा तगड़ा माना जाएगा एज कंपेयर टू दिस, इसलिए ये वाला कार्बन आयन ज्यादा खराब है एज कंपेयर टू दिस। समझ पाए सब लोग? अच्छा, जब यही चीज सर यहाँ DNP रूल भी लग सकता है। कहां पर? सर आप कह रहे हैं ना सर, मतलब नंबर वहां पे ज्यादा DNP रूल इंडक्टिव के लिए लगता है, हर जगह DNP नहीं लगता। DNP इज ओनली फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर अभी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सेम नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन यहां लगा, समझो, ये CT3 है, ये CH2 CH3 है, क्या दोनों के हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सिमिलर है? नहीं, ये CT3 के 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा, ये सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला आदमी। इसका मतलब ये हुआ, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कमजोर है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तगड़ा। अच्छा, इन दोनों में चेक करें तो सर 9th वाला थोड़ा सही है। तो 9th वाला, इस वाले में सिर्फ इंडक्टिव और इस वाले का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। समझ में आ रहा है? ये प्यारा लगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर अब मुझे ऑर्डर निकालना हो तो मुझे सबसे अच्छा आदमी तो सेकंड लगेगा, क्योंकि सेकंड वाला आदमी जो है इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, और जो सबसे खराब आदमी है वो 5th लगेगा। इसके बाद किसका नंबर आना चाहिए? इसके बाद नंबर आना चाहिए, हमें लगता है ये 6th वाले का। बताओ, समझे? 6 के बाद नंबर आना चाहिए 1st वाले का, क्योंकि ये खाली है। उसके बाद आना चाहिए नंबर
मेटा पर लगे लोगों का जो कि कम निगेटिव चार्ज दे रहे हैं। एक Ct3 है, एक CH2CH3 है और हमारा 2 लोग। अब बताओ Ct3 और CH2CH3 में दोनों में इंडक्टिव लग रहा है, ज्यादा अच्छा Yes. इंडक्टिव कौन लगाएगा? फोर्थ वाला। सर 9th वाला। 9th वाला कि कार्बन ज्यादा है। बस समझो, तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। Ct3 और CH3 में ज्यादा इंडक्टिव अच्छा किसका है? Ct3 और CH3? Ct3। लेकिन ये CH3 नहीं है, ये CH2CH3 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इसलिए इसका इंडक्टिव ज्यादा होगा, ये खराब माना जाएगा। इसलिए अब नंबर आना चाहिए चौथे वाले का। बताओ समझे? फिर आना चाहिए 9th वाले का, उसके बाद फिर आना चाहिए, अब कौन आएगा? 8th कौन सा है हमारा? 8th हमारा ये वाला, ठीक है। 8th के बाद 8th के बाद 3rd, बिल्कुल सही है। 3rd के बाद 7th और 7th के बाद सबसे खराब 5th। ये ऑर्डर होना चाहिए। सब लोग इसको एक बार चेक करें, आसान है, तसल्ली से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। बस कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो, इस लेवल पर जो हम जीओसी का डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत बारीक लेवल पर नहीं कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल पर नहीं कर रहे हैं। कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये तो समझ में आ गया क्योंकि भाई माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है। लेकिन अब उनके थोड़े से और एप्लीकेशंस के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आप एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो एल्काइल ग्रुप बेंजीन की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लगने से क्या शो कर सकता है। एल्काइल ग्रुप बेंजीन की डिफरेंट पोजीशंस पर लगने से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों शो करता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी या इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। ये सबको समझ में आ गया कि ऑर्डर क्या बना? अच्छा, इसके अलावा इसी सवाल, हाँ एक और ले लो सर, एक क्लोरीन के साथ भी ले लो, यहीं पर इसमें। हाँ, इसमें कहीं भी लगा दो क्लोरीन। क्लोरीन का तो इंडक्टिव ही डोमिनेट करता है, कहीं भी लगा दो सर। मतलब उसमें लोन पेयर की रिपल्शन वाला केस नहीं आएगा? कोई केस नहीं बनेगा, उसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है सर नहीं, लेकिन जैसे हमने बात करी, जब हम एक्चुअल मेथड से करते तो CH2 नेगेटिव जाएगा उधर। हाँ, तो वो नेगेटिव रिपल्शन भी तो होगी वहां पे। हाँ, रिपल्शन होगा, लेकिन क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो विड्रॉइंग नेचर उसका ज्यादा। उसके बावजूद लोन पेयर तो होंगे, लेकिन लोन पेयर क्लोरीन के बड़े ऑर्बिटल में होंगे ना, वही साइज फैक्टर भी तो आ रहा है ना। और फ्लोरीन होता तो सर, फ्लोरीन होता तो फिर वो परेशान करता, लेकिन उसका भी इंडक्टिव डोमिनेटिंग होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत तगड़ी होती, तो भी वो एनायन की स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज करता। समझे कि नहीं बात को? यानी हेलोजेंस के माइनस आई डोमिनेटिंग है, तो अल्टीमेटली रिपल्शन तो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चूसने का काम ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ गए ना सर? 9 और 8 वाला मैं फिर से एक्सप्लेन करना कैसे? 9 और 8 वाले में मैं एक सेकंड में अभी एक्सप्लेन करता हूं किसी दूसरे सवाल को लेकर। ठीक, पहले ये बताओ, ये वाले कुछ एग्जांपल समझ में आ रहे हैं कि प्लस आर की वजह से ये वाला एनायन सबसे ज्यादा खराब है? सर हाँ सर, 3rd वाले केस में जो दिक्कत है ये वो यही है ना कि जब नेगेटिव नीचे आता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो नेगेटिव आता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये तो किताबी मेथड हो गया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला आदमी खराब क्यों है, तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ Ct3। ठीक है, ये वाला आदमी खराब क्यों है? दिस इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ CH3। इन दोनों में ज्यादा खराब ये वाला क्यों है? बिकॉज ऑफ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ CH3 एज कंपेयर टू Ct3 बिकॉज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ गए बात? सर तो जो नेगेटिव आता है हाइपर कॉन्जुगेशन में Ct3 में, वो फिर रेजोनेंस में नहीं जाता, फिर वो नेगेटिव नहीं कर नहीं पाएंगे ना, वो रिपेल, दोनों नेगेटिव रिपेल हो रहे हैं। तो अब किताबी मेथड पे आते हैं। एक सेकंड, अब मैं आता हूं सरकारी मेथड पे। सेम सवाल एक बार सरकारी मेथड से करते हैं, सब भूल जाते हैं। ठीक, अब जैसे जैसे मैं पूछूं तुम मुझे जवाब देना। यहां तो कुछ लगा ही नहीं है, ये तो ठीक है। ठीक, यहां पर आते हैं। क्या NO2 रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है? यस दोनों मेथड्स में जो डिफरेंस है उसको समझना। जो किताब कहती है वो ये कहती है ऊपर वाले से ये कहिए कि नीचे आइए। ठीक, नीचे आते जाइए। अब जो लोग लगे हैं वो उस नीचे आने पर उसके साथ क्या कर रहा है, ये किताबी मेथड। सरकारी मेथड क्या होता है? ऊपर वाले से कहिए तुम वहीं रहो। ठीक, जो लोग लगे हैं वो अपना इफेक्ट तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? किताब ये कहता है कि तुम नीचे आओ, नीचे जो लोग लगेंगे वो तुमसे मुलाकात करेंगे, अच्छा लगेगा तो बता देना, बुरा लगेगा तो बता देना। ये किताब कहती है। हम सरकारी मेथड की बात जो करते हैं, जो मैंने अपना मेथड बताया तुम्हें, वो क्या बताया कि भाई ऐसा ऊपर वाले से कहो वहीं रुको तुम। जो नीचे लोग लगे हैं वो अपना असर तुम्हारे मुंह पे मारेंगे, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो बता देना, बुरा लगे तो बता देना। ये ज्यादा आसान मेथड होता है, ज्यादा आसानी से समझ में आता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें 2-3 बातें याद भी तो करनी पड़ती हैं। अब जैसे यहां पर है, क्या ये याद नहीं करोगे कि NO2 जब रिंग से लगा हो तो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है? ये तो याद करना पड़ेगा।
Yes. सरकारी मेथड के लिए आपको 2-3 बातें याद तो करनी पड़ेंगी कि NO2 रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है, किन किन पोजीशंस पे करता है, ऑर्थो पैरा। और ये पोजीशन पैरा। सामने कौन सी है, पैरा, यानी यहाँ प्लस आ गया कौन से इफेक्ट से, रेजोनेंस। ठीक है। अब आप सोचिए जरा, इस नेगेटिव चार्ज को अच्छा लग रहा है बुरा? अच्छा लग रहा है। अगर अरे वाह, नीचे प्लस आ गया, ऊपर माइनस चार्ज है, प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज कर, अरे बहुत मस्त हो गया, ये कौन सा इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट, बड़ा अच्छा लग रहा है। सोचिए आप, यानी ऐसे ही समझ में आता, सबसे अच्छा सेकंड होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। सबसे खराब तुमने 5 को बोला था, अब देखिए कैसे रिंग से लगे लोन पेयर की वजह से कौन सा चार्ज सर्कुलेट होता है, कौन सा चार्ज सर्कुलेट होता है, नेगेटिव। ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा यहाँ माइनस, कौन से इफेक्ट से खत्म आया, कर दिया। क्या कर लो भाई, ये कौन सा इफेक्ट लगा दिया, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस हमारे ऊपर है। इसका मतलब तो ऐसे समझ में आ गया, सबसे लूटा हुआ आदमी 5वां, ये देखिए, यानी ये इफेक्ट, ये वाला तरीका बड़ा आसान। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। CT3 रिंग से लगा, CT3 क्या कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, कहां नेगेटिव, और कौन सा चार्ज सर्कुलेट करता है, नेगेटिव, कहां करता है, ऑर्थो पैरा। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, यहाँ नेगेटिव आएगा, कौन से इफेक्ट से आएगा, हाइपर। CT3 रिंग से लगा, CT3 क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, कहां करेगा, ऑर्थो पैरा करेगा। लेकिन ये तो मेटा है, मेटा है, तो CT3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं आएगा, तो सिर्फ इंडक्टिव, और CT3 का इंडक्टिव प्लस आई होता है, यानी डेल नेगेटिव देने का। क्लियर? यानी ये सिर्फ यहाँ डेल नेगेटिव देगा। ऐसे ये हो चुका, यहाँ आते NO2 रिंग से लगा, कौन सा चार्ज सर्कुलेट करता है, पॉजिटिव करता है, कहां करता है, ऑर्थो पैरा पे करता है। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, यानी NO2 का रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा, और NO2 का इंडक्टिव कौन सा बेटा, सर 4 नंबर सर। CT3 जब रिंग से अटैच हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है, यस सर। नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, यस सर, यस सर। लेकिन ये पोजीशन तो मेटा है, यस सर। तो CT3 सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, और CT3 का इंडक्टिव प्लस आई है, जिसकी वजह से वो डेल नेगेटिव। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ आते हैं, ये हो गया। CS3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ माइनस आ जाएगा हाइपर की वजह से। CS2 CS3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ माइनस आ जाएगा हाइपर की वजह से, और CS2 CS3 हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन ये तो मेटा है। हाँ सर, एको हो रहा है। अच्छा, ये CH2 CS3 है, ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, यहाँ डेल नेगेटिव आएगा। बताओ, समझे? अब आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, कौन सा माइनस सबसे बड़ा है, जो रेजोनेंस की वजह से, कौन सा है रेजोनेंस की वजह से माइनस, 5 नंबर। सबसे खराब, यानी ये आदमी कैंसिल। ठीक, अच्छा, उस सबसे बड़ा प्लस कौन सा है, रेजोनेंस वाला, वो ये आ गया। इसके अलावा ये हुआ, सबसे अच्छा तो ये हो जाएगा। इसके बाद कोई और प्लस है ना, कोई और डेल प्लस है, यस सर, इसके बाद कम से कम प्लस न हो फर्स्ट, फिर थोड़ा वाला माइनस, बढ़ रहा हो ना ऐसे आगे, थोड़ा वाला माइनस सर यहाँ भी है, अरे ये तो बड़ा माइनस है। एक ये है थोड़ा वाला माइनस। इन दोनों थोड़े माइनस में से जो ज्यादा छोटा है वो कौन सा है, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन कम है और यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो ये इंडक्टिव तगड़ा होगा, यानी इसके बाद नंबर आ जाएगा चौथे का, फिर 9वें का, सो ऑन। आप आंसर निकाल सकते हैं। और इन 2 निगेटिव को चेक करना, तो बताओ कैसे चेक करें, जल्दी से बताओ। दोनों निगेटिव है सर, अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन अल्फा वाली बात, यहाँ 3 है, तो सर ये माइनस बड़ा होगा, ये वाला माइनस बड़ा हो गया। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ये और बड़ा हो गया। बताओ, समझे? बस आप ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। हालांकि इतना लंबा सवाल नहीं आता, क्योंकि ज्यादा ना करना पड़े बार बार, तो इसलिए मैंने एक बड़ा सवाल बनाया। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ये आसान हो जाए। क्लियर है सर? मतलब इंडक्टिव के केस में कार्बन देखा जाता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में इसमें H और D। बिल्कुल, जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो अल्फा हाइड्रोजन ही करता। मैं अभी और एक आधा एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, बोलो। सर, जैसे एक चीज दिमाग में आई थी सर, कि थर्ड वाले केस में जब नेगेटिव आगे चले जाएगा अपने रेजोनेंस की वजह से, तो जो CT3 का इलेक्ट्रॉन है फिर वो भी चले जाएगा रेजोनेंस में। सर, तो फिर जो रिंग वाला जो नेगेटिव जब वो वापस आएगा तो उसको तो खाली मिलेगा ना फिर। क्या कह रहे हो, नहीं समझा मैं। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेगेटिव, जो थर्ड वाले केस में जो नेगेटिव है CH2 की वजह से,
हाँ जब वो आगे चले जाएगा रेजोनेंस हाँ की वजह से, हाँ, तो फिर जो CP3 का नेगेटिव है वो भी कर लेगा रेजोनेंस, वो नहीं कर पाएगा ना, तो मतलब वो नहीं उसके ही जाएगा। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ही तो उस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, यही तो रिपल्शन है। नहीं सर, जब वो नेगेटिव जब आगे चले जाएगा अपने रेजोनेंस की वजह से, ये वाला नेगेटिव जब आगे चला जाएगा, यहां आ जाएगा ऐसे, हाँ हाँ ठीक है, सही है सर। तो उसके बाद CT3 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो करेगा रेजोनेंस। हाँ, तो ये सर, तो रिपेल फिर करेंगे ना, ये तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, ये कॉमन पोजीशन आ रही है, ये कॉमन पोजीशन पे टक्कर होगी, जिसकी वजह से इसका प्लस एच इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने से रोक रहा है। तो सर ऐसा तो ना होता चक्कर काट के निकल गया। सर पर इसमें रेजोनेंस की कंडीशन कहाँ है? हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इस नेगेटिव चार्ज के पास तो है ना, हाँ यस यस सर है ना, तो नेगेटिव चार्ज इज अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड होता है, मैंने बनाया नहीं, गोले बनाए ना, तो ये पाई बॉन्ड है। फिफ्थ में भी तो रेजोनेंस नहीं होगा Yes, सर, sir, OCS से फिफ्थ वाले में सर, OCS3 के साथ रेजोनेंस नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, प्लस सिंगल और फिर होती ना लोन पेयर की, बिल्कुल बिल्कुल कोई रेजोनेंस नहीं है यहाँ पर, बल्कि OCS3 तो परेशान कर रहा है उस नेगेटिव चार्ज। और जैसे और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं सर, अगर हाँ क्लोरीन पैरा पोजीशन पे है और NO2 मेटा पोजीशन पे है, तो हाँ। बेटर कौन सा होगा? नहीं देखो, ये तो इस तरह का सवाल ना, ये कुछ अजीब से सवाल होते हैं, मतलब इसका बहुत ज्यादा कुछ तरीका नहीं है। तुम ये खुद सोचो कि क्लोरीन का भी इंडक्टिव ही लगना है और NO2 का भी इंडक्टिव ही लगना है ना, तो दोनों सूरतों में देखा जाए तो डिस्टेंस के ही थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हो, क्योंकि ये जो सर, सवाल और से जो आपने ऑर्डर दिखाया था हाँ उसमें NO2 ज्यादा था, हाँ तो फिर NO2 कंसीडर करेंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब आप मतलब समझो इस बात को, मैं कैसे बताऊं कि आप जो है कुछ रूल लगा सकते हैं, रूल के थ्रू किताब पे आंसर लिख सकते हैं कॉपी पर, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कुछ याद करके नहीं जा सकते, बिकॉज सारे रूल लगाने से जो आ सकता है वो आ सकता है, अदरवाइज अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ओरली आंसर दे नहीं पाएंगे, और वो पूछने का तरीका नहीं है फिर सवाल। तो वहां तो क्लोरीन का रेजोनेंस वैसे भी बंद हो जाएगा सर। दूसरा इस चीज का भी ध्यान रखना, कभी अगर इस तरह का सवाल कहीं मिले ना, तो तुम ये ध्यान रखना कि हो सकता है आंसर तुम मार्क कर सको। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 4 लोग हैं और 4 लोगों में तुम्हें 2 लोगों में कंफ्यूजन आ रहा है और चारों ऑप्शन में वो कंफ्यूजन है ही नहीं समझे, मतलब सुनो, मुझे 1 और 2 में कंफ्यूजन है कि 1 बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा, सारे ऑप्शन ऐसे जिसमें 1 2 से बड़ा है, खत्म हो गई बात। तो कम से कम ये मत सोचना अरे यार कंफ्यूजन हो रहा है या हम ये सवाल कर नहीं पाएंगे, ऐसा मत सोचना, ये देखना कहीं ऐसा तो नहीं। हाँ, दोनों चीजें अलग अलग कंपाउंड्स हैं, हाँ मतलब 2 कंपाउंड। नहीं, मैं जो बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सारे रूल लगाने के बाद भी आपका आंसर कंफ्यूजन में है, हम क्लियर नहीं है कि भाई अब आंसर कैसे निकालें, ये यहां लगा है, ये पीछे लगा है, इसका ये ज्यादा होता है, इसका ये कम होता है, तो ऐसे में आप सवाल छोड़ने से पहले एक बार ऑप्शंस को देख लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शंस के थ्रू भी आप आंसर टिक कर सकें, मैं ये कह रहा हूं। बात समझ रहे हो ना, तो इसलिए ये कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में कि भाई हाँ ये ठीक है कि सर अगर आपने NO2 को पैरा पे लगाया, मेटा पे लगाया, तो हमें पता है वो -R शो करेगा, -I शो करेगा, लेकिन सर अगर ऐसा ना होता, क्लोरीन लगा होता जिसका ये कम है, जिसका वो ज्यादा, तो ऐसे में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हो सकता है फिर भी आंसर टिक किया जा सके, ये हो सकता है, ठीक है ना। अदरवाइज सवाल पूछने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आप हर आदमी की Ka वैल्यू या Kb वैल्यूज याद करके नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये जैसे कि मान लीजिए एक और ले लेते हैं, जो अभी बच्चा कह रहा था कि ये CH2 CH3 वाली बात थोड़ी कम समझ में आई है, तो इस तरह का अगर एक और एग्जांपल ले लें जिसपे सवाल पूछ सकते हैं या पूछे जाते भी हैं। मान लीजिए ये कहा जाए कि इनमें से वो कौन सा आदमी है जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ा रहा, जैसे मैं इस सवाल को अभी लिख भी देता हूं। अरे ये वाला तो हो गया, अब इसमें भी मैं पहले नंबर डाल देता हूं, ये पहला है, ये दूसरा ले लेते हैं, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ज्यादा नहीं लेंगे। और तुम्हें सवाल ही पूछा गया है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जो भी वो पूछेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, ये ऑर्डर बताना। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां? ये सब बड़े अच्छे और मुश्किल सवाल हो गए, मतलब समझो बात को, जिनको कम आइडिया है या जो बहुत टेक्निकली नहीं समझते इन बातों को। और हाइपर कॉन्जुगेशन CS3 CD3 का ये खेल है, तो सर एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसको हम पूरा खत्म ही करना चाह रहे हैं, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। तो क्या हो सकता है? तो सर ये समझ में आ रहा है, ये सारे ग्रुप जो भी आपने लगाए, दे ऑल आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग, बिकॉज दे ऑल आर कैसे ना कैसे, किसी ना किसी इफेक्ट से दे आर डोनेटिंग ग्रुप्स। समझ में आ रहा है? CS3 का पहले में होगा। सब लोग को ये वाली बात समझ में आ गई मेरी? यस सर, फर्स्ट किसी ना किसी तरह से, कैसे ना कैसे ये सारे लोग, चाहे हवा फेंक रहे हो, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन मचा रखा हो, चाहे रेजोनेंस, कुछ ना कुछ करके ये सारे लोग तुम्हारी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन मार रहे हैं। ठीक, तो ये तो कंफर्म हो गया सर कि ये सारे लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ाएंगे। अच्छा, अब इनमें जिन लोगों को कम समझ में आता है या थोड़ा, तो वो इसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि यार यार ये देखो कितने सारे कार्बन लगे, मजा आ गया, मजा आ गया, समझ लो, और इतने सारे कार्बन हवा मारेंगे। लेकिन ये सारे कार्बन सिर्फ हवा ही तो मार पाएंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो तुम्हारे पास है ही नहीं। देखिए इस कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं, और अगर इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ ये कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप आपने लगाया, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ ये जो भी कर सकता है, जो भी कुछ कर सकता है, वो सिर्फ हवा मार सकता है। दैट इज बड़ा सा प्लस आई। चलिए, बड़ा सा प्लस आई, लेकिन बड़ा प्लस आई चाहे जितना बड़ा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से तो नहीं जीत सकता, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो पूरा पूरा निगेटिव सर्कुलेट करता है। तुम तो हवा मारोगे, वो निगेटिव सर्कुलेट करेगा। बताओ, समझे बात? इसका मतलब युवा इन 6 लोगों में जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ये। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बाकी लोगों में चेक कर लेते हैं। मस्त हाइपर चल रहा है सर, 3 हाइड्रोजन है। मस्त हाइपर चल रहा है, 2 हाइड्रोजन है। लेकिन सर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब मैं जीत गया। समझे बात को? बढ़िया हाइपर D3 का चल रहा है, बढ़िया हाइपर CH2 का चल रहा है, बढ़िया हाइपर T3 का चल रहा है। सब बहुत बढ़िया, सब में हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है। लेकिन इन सब में फिर वही वाली बात आती है, हाइपर में जीतता हाइड्रोजन, और जीतता हाइड्रोजन वो वाला जिसमें हाइड्रोजन के नंबर भी ज्यादा होने चाहिए। तो एक तो कंफर्म हो गया सर, ये जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं। बताओ, मानते हो? यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बढ़िया आदमी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बना। फिर आती है बात जिसके पास अल्फा ड्यूटीरियम या ट्रीटियम ज्यादा है, जिसमें ये जीतता है और ये भी जीतता है। लेकिन इन दोनों में अगर बात करें जिसके अल्फा पोजीशन, अल्फा, उनमें डी और टी में, क्योंकि डी का बॉन्ड कमजोर है टी के रेस्पेक्ट में, इसलिए CD3 का हाइपर जीतेगा CT3 से। इसलिए 3 का नंबर बाद में, उसके बाद आएगा 5 का। बताओ, ठीक है? यस अब बचे हम दोनों, और हम दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। तुम्हारे पास भी हाइड्रोजन है, हमारे पास भी हाइड्रोजन है, तुम्हारे अल्फा भी 2 हैं, हमारे अल्फा भी 2 हैं। अब क्या करें? तो एक ही चीज बची है, वो है इंडक्टिव, और CD3 का इंडक्टिव हमने पढ़ा था ज्यादा है एज कंपेयर टू C। बताओ, समझे बात को? अगर CD3 का इंडक्टिव ज्यादा होगा तो वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ऑर्डर बनना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए हमारा कौन सा? फोर्थ, और फोर्थ के बाद आना चाहिए सेकंड। ये ऑर्डर बनना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। इसमें 6 कहाँ गया यार? 6 सबसे पीछे होगा। 6 सबसे लास्ट, हाँ 6 यहाँ, ये ऑर्डर बना। इसको सब लोग अपने हिसाब से समझ के देख लो। गुंजन चेक करो भाई, 135246, 135426 आ रहा है मेरा। यस सर। 2 और 4 चेक करो, ये उल्टा हो गया कुछ।
क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? ये अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले में तो कोई झंझट नहीं है, क्योंकि अब कम से कम कुछ सीख रहे हैं तो कुछ अलग से सीख लें, जल्दी सीख लें। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को, अल्फा पोजीशंस को चेक करेंगे, अगर वो सिमिलर मिल जाए तो इंडक्टिव की बात करेंगे, और अगर वो एक जैसे हुए तो वो डी और टी वाले इफेक्ट्स देख लेंगे। सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, सीएच का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सीडी और सीटी से अच्छा होता है, क्योंकि सीएच का डंडा टूटना आसान। जब इंडक्टिव की बारी आती है तो सीटी जीत जाता है, क्योंकि ट्रिटियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। बस क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक इंटरमीडिएट, जैसे कार्बोनाइंस की बात कर रहे हो, इसी तरह से एक और इंटरमीडिएट होता है जिसको आप फ्री रेडिकल कहते हैं। अब रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो चुकी है, हम कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, और वो हमें तो लगता है हमें ज्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर सिर्फ तुमसे इतना बता दिया जाए, और हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, कि अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करूं, और इसी तरह से ऐसे तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं, कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं, तो तुम देखना, जरा समझना बात को। जो फ्री रेडिकल है मेरा, वो फ्री रेडिकल कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये ऐसे ले लेते हैं बस समझने के लिए, ये फ्री रेडिकल, बल्कि हम 3 डिग्री पोजीशन ही दिखा देते हैं। ये भी 3 डिग्री ले लेते हैं, ये भी 3 डिग्री ले लेते हैं, और इस कार्बोकैटायन को भी 3 डिग्री ले लेते हैं। दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल, एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब मैं कुछ पर्पस है इसको इस तरह से दिखाने का। ये सब लोग को याद है ना, ये फ्री रेडिकल वाली बात? अब देखो, इन दोनों में जो सिमिलैरिटीज है ना, अगर वो समझ में आ गई मुझे, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मुझे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में कुछ पढ़ना ही नहीं, अगर मुझे इनकी सिमिलैरिटी समझ में आ गई। ठीक, क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में जो जो लोग रोल प्ले करते हैं वो मुझे पता। ठीक, तो फिर जो रोल तुम प्ले करते हो उसी हिसाब से अगर तुम्हारा भी होगा तो तुम्हारा भी आंसर सेम आ जाएगा। बस इतना समझना है कि इन दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटीज है वो क्या है। देखो, बहुत सीधी सी बात है, दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों का पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन से, दे बोथ आर sp2, यानी ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये जो कार्बन है, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बस हमारा काम तैयार। क्योंकि ये दोनों ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो मुझे अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो सारे इफेक्ट्स जो तुम्हारी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करते थे, वो सारे इफेक्ट्स मेरी डेफिशिएंसी को भी कंपनसेट करेंगे। बात कर, बताओ, समझे? यस सर। इसका मतलब ये हुआ मुझे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में कुछ पढ़ना ही नहीं है। आप जानते हैं कि कार्बोकैटायन को जो लोग खुश करते थे, वही वाली बात, कार्बन के नीचे प्लस आ गया, लुट गए, कार्बन प्लस के नीचे माइनस आ गया, मस्त हो गए। वही वाली बातें, निशान लगाते जाएंगे। अगर प्लस आ गया तो कार्बन का कार्बोकैटायन लुट जाता था, उसी तरह से रेडिकल लुट जाएगा। अगर कार्बोकैटायन खुश होता था, उसी तरह से रेडिकल खुश हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में जैसे जैसे कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी में आपने चीजें प्रोसीड की थी, उसी तरह से रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को भी हम डील करेंगे। क्यों? बिकॉज बोथ दी सिस्टम्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑल दोज इफेक्ट्स व्हिच इंक्रीज द डेफिशिएंसी और इंक्रीज द डेफिशिएंसी ऑफ दिस कार्बन एटम, सो पक्का वो इस रेडिकल की स्टेबिलिटी को बर्बाद करेंगे, और जो इसकी डेफिशिएंसी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। बस अब इसमें मैंने अपनी तरफ से एक बात पहले भी बताई थी, अब फिर मैं जोड़ रहा हूं। हालांकि किताब में ये बात मेंशन नहीं करते, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस बात को जोड़ रहा हूं। रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में इंडक्टिव का रोल काफी कम कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू कार्बोकैटायंस। इस बात को समझना जरा। ये मैंने तब भी तुम्हें समझाया था, मैं आज फिर समझाने की कोशिश करता हूं। उसका रीजन क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है, ये आदमी परेशान है। हाँ, परेशान है ऑब्वियसली। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हो? ये लोग 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। क्लियर है? और ये क्यों डेफिशिएंट? ये इसके पास 7 है सर, इसमें क्या सोचना है? 8 तो इसके भी नहीं है, 2 ये हैं, 2 ये हैं, और एक हमारा अपना है। सर 8 तो मेरे भी नहीं, इसका मैं भी डेफिशिएंट हूं, आप भी डेफिशिएंट है। मैं भी परेशान, आप भी परेशान। आप भी 6 के 8 करना चाहते हैं, मैं भी 7 के 8 करना चाहता हूं। वो सारे इफेक्ट जो 6 को 8 करेगा मुझे खुश कर देगा, वो सारे इफेक्ट जो 7 को 8 करेंगे मुझे खुश कर देंगे। बात समझ रहे हो? लेकिन अब इसमें आती है बात, इंडक्टिव का रोल क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, वो तो ठीक है, वो तो इसको भी खुश करता था, वो इसको भी खुश करेगा। लेकिन इसमें ये इंडक्टिव वाली बात जो आप बोल रहे हैं कि इंडक्टिव की वजह से ये अच्छा हो सकते हैं, इसके ऊपर इंडक्टिव का असर नहीं पड़ता। तुम खुद अकल लगाओ। मतलब मेरे ख्याल से अगर तुम सोचोगे, तुम्हें खुद भी समझ में आना चाहिए। प्लस है मेरे ऊपर, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मान लीजिए सामने एक ऐसा आदमी खड़ा है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फूंक रहा है, समझना जरा बात, दे नहीं रहा है। देने वाला इफेक्ट इंडक्टिव नहीं होता, इंडक्टिव सिर्फ फूंकने वाला इफेक्ट होता है। ऐसे हल्का सा हवा चल गई है, तो सोचो अगर मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज बाकायदा प्लस,
और उस प्लस पे अगर कोई आदमी इधर से हवा चलाएगा, इलेक्ट्रॉन की हवा, तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मुझे यही लगेगा कि भाई ठीक है, अगर इधर से हवा चल रही है तो जो मेरे ऊपर बड़ा सा प्लस है, उस प्लस का कुछ हिस्सा न्यूट्रलाइज होने लगेगा, उस हवा के आने से उस प्लस का कुछ हिस्सा न्यूट्रलाइज होने लगेगा। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो दैट मींस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में जब हवाएं चलती हैं तो अच्छा लगता, स्टेबिलिटी में फर्क दिखता। लेकिन सोचो अगर वही हवा यहां चल रही, अब आप क्या कहेंगे? सर ये देखिए, ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सर हाँ बिल्कुल सही है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है तो सर हवा मारने से अच्छा लगना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास पहुंचेगा तो आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? वो क्या जवाब देगा ये रेडिकल? तुम सोचो, रेडिकल ये कहेगा मुझे 7 से 8 करो, 7 का 8 करो तो मुझे अच्छा लगता। ठीक, तो फौरन पलट के ये क्या बोलेगा? अबे 6 के 8 तो हम भी नहीं हुए, हमें क्या अच्छा लग रहा था? हम कौन से 8 हो गए थे? हमें तो सिर्फ अच्छा लग रहा था। तो ये रेडिकल यही तो कहेगा, अबे तू पॉजिटिव चार्ज है, तेरे ऊपर हवा चलती है तो तू न्यूट्रलाइजेशन फील करता है। मैं तो न्यूट्रल हूं, मेरे ऊपर हवा चलने से मैं कोई न्यूट्रलाइजेशन थोड़ा ना फील करूंगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों में अंतर क्या? इस केस में ये न्यूट्रल आदमी, इसके ऊपर हवा चलेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से, वो इफेक्ट जो 7 को 8 करे वो मुझे असर देगा। न्यूट्रलाइजेशन जैसा इफेक्ट मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी न्यूट्रल। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जबकि कार्बोकेटाइंस के केस में क्या होता है? कार्बोकेटाइंस के केस में अगर कोई इफेक्ट 6 को 8 कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ हवा भी चल रही है तो भी अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हवा मारने से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। मैं इसलिए ये बात बोलना चाह रहा हूं कि रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में इंडक्टिव का रोल काफी कम कंसीडर किया जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू कार्बोकेटाइंस। इसको सब लोग समझने की कोशिश करो। इसमें बिल्कुल हाँ, इसमें बिल्कुल अपनी उल्टी सीधी अकल मत लगाना। मतलब मैं इस चीज का एक प्रूफ भी तुम्हें देता हूं, लेकिन तुम इस बात को समझने की कोशिश करो और बिल्कुल मेरी इस बात को मान लो कि आपसे अगर कोई पूछे कि रेडिकल्स को इंडक्टिव इफेक्ट कैसे गवर्न करता है स्टेबिलिटी को, तो आप बता ही दीजिएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को नेग्लिजिबल ही फर्क डालते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ और तरीका नहीं बचा, मतलब सारे इफेक्ट्स कॉमन हो गए सब कुछ, अब आंसर कैसे निकालें? तो ऐसे में थोड़ी बहुत हवा से थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ये इतना अच्छा कार्बो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। मैं उसका एक प्रूफ भी तुम्हें दूंगा अभी। सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी रेडिकल्स वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, जिनके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो सारे इफेक्ट्स जो 7 को 8 करेंगे वो इसको खुश करेंगे, और 7 को 8 करने वाले से 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और एक रेजोनेंस इफेक्ट। हवा मारने वाला इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा नहीं सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? ये बात अब तक तो समझ गए होंगे सब लोग। हवाओं की वजह से सिर्फ डेंसिटी पास आ सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हो सकते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने के लिए आपको रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन का ही सहारा लेना पड़ता है। सो दैट मींस दिस रेडिकल इज स्टेबल ड्यू टू इंडक्टिव एंड ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। दिस कार्बोकेटाइन इज आल्सो स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बिकॉज ये दोनों इफेक्ट्स इस 7 को 8 कर सकते हैं और इस 6 को 8 कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ इंडक्टिव plays कुछ role in the stability of this carbocation, but inductive plays almost negligible role in the stability of radicals. कुछ समझे बात? यस इसका जो प्रूफ मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं वो ये देना चाह रहा हूं, बल्कि यही लिख देते हैं ताकि सारी बात सामने आ जाए। इसका प्रूफ ये है कि ये जो कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं पहले, ये वाला जो कार्बोकेटाइन, यही वाला, ये वाला नहीं, यही वाला, क्या है इसके अंदर खूबी इस कार्बोकेटाइन? पहली बात 3 डिग्री है। दिस कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री। अच्छा, अच्छी बात क्या है? ये एक ऐसा 3 डिग्री है जिसके 9 अल्फा हाइड्रोजन है। दिख रहे हैं तुम्हें? 9, 3, 3, 3। इसका मतलब ये हुआ इस कार्बोकेटाइन को 9 हाइपर कॉन्जुगेशंस की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही। सब लोग को याद है कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल है। यानी दिस कार्बन इज sp2, बगल में sp3 जिस पर 3 हाइड्रोजन, यहां 3, यहां 3, यहां, यानी इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस इज आल्सो स्टेबल विद 3 इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? यानी इधर से CS3 का इंडक्टिव लगेगा, इधर से भी हवा चलेगी, इधर से भी हवा चलेगी। सो दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स एंड 3 इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो कार्बोकेटाइन होता है, ये कार्बोकेटाइन इस कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल माना जाता है। और ये हैरानी की बात है कि दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, जबकि ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है सिर्फ इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन से। उसके बावजूद भी ये वाला कार्बोकेटाइन जीत जाता इस रेजोनेंस।
यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव मिलकर इस अकेले रेजोनेंस को हरा देते हैं। सो दिस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यह वाला 3 डिग्री जिसके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, दिस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दिस 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। दिस इज 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन एंड दिस इज ड्यू टू सर इंडक्टिव। हम ऐसा भी तो कह सकते। हाँ सर ये मतलब जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो भी तो एक तरह का वही रेजोनेंस ही तो होता है सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन। आप बिल्कुल कह सकते हैं दिस इज रेजोनेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई, लेकिन खुद सोचो ना, इस बार सिग्मा तोड़ के तुम्हें बनाना है बॉन्ड। सिग्मा तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, समझते हो कि नहीं? ये स्ट्रांग तो ये इफेक्ट उतना डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए ना जितना डोमिनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज 3 डिग्री 9 अल्फा हाइड्रोजन विद 3 इंडक्टिव। दिस इज मोर स्टेबल देन ऑल दिस 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। सिर्फ ये वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि हर 3 डिग्री 1 डिग्री बेंजाइलिक से अच्छा होगा। ये वाला जो 3 डिग्री है जिसके 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा एक 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। समझ पाए बात? अच्छा, इसमें ये बात जो कर रहे थे कि रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में, हाँ सर क्या 1 डिग्री भी ज्यादा स्टेबल माना जाएगा? 1 डिग्री भी क्या? नहीं, 1 डिग्री किससे? इससे? यस सर, जो सर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हम लेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक से। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बेंजाइलिक से? हाँ। अबे एक तो वैसे ही 1 डिग्री बेंजाइलिक को ज्यादा समझते थे रेजोनेंस की वजह से, वो तो बाई चांस ये जीत गया, वरना रेजोनेंस तो हमेशा ही डोमिनेटिंग होता है। नहीं समझे? ये जो तुम्हारा है ये तो बहुत खराब है यार। कैसी बातें करो, बताओ तुम कहां पर लेके चले गए? कितनी घटिया सवाल पूछा तुमने। 1 डिग्री जो है वो ये है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये अच्छा है कोई? ये इससे अच्छा होगा? सवाल ही नहीं उठता। ये आदमी सिर्फ कितनी की क्यों अच्छा, बताओ इस आदमी में क्या अच्छाई? सर प्लस आई 3 अल्फा और 1 प्लस आई, इतना ही तो है। ये थोड़ी ना रेजोनेंस को जीत सकता है यार। 2 डिग्री होता तो भी नहीं। अरे यार तुम लोगों ने रेड़ पीट दी यार बात की। सर मतलब सिर्फ हमें बस ये याद रखना है कि ये याद रखना है कि, और ये सवाल कहीं पूछा मुझे लगता है शायद आईआईटी का पूछा हुआ सवाल। 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस हैविंग 9 अल्फा हाइड्रोजन विद 3 इंडक्टिव, ये डोमिनेटिंग है इस रेजोनेंस को, इस अकेले रेजोनेंस को। इसकी बात कर रहा हूं मैं, मतलब तुम्हारे सामने जो लिखा है उसकी बात हो रही है सिर्फ। समझो, अगर मैं इसी 3 डिग्री की पोजीशन चेंज कर दूं, यहां CH3 की जगह C2H5 लगा दूं और इस CH3 की जगह भी C2H5 लगा दूं, अब आप सोचिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा कि नहीं? यस सर। है तो वो 3 डिग्री, लेकिन हाइपर कम होगा। हार गया, इससे हार गया अब वो। समझो बात, अब नहीं जीत पाएगा। 9 अल्फा और 3 इंडक्टिव मिलकर ही इसको हरा सकते हैं, ये समझ लीजिए, बात खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सर मतलब एक टाइप का यूनिट है सर। हाँ, एक तरह से इसको याद रखनी है बात को कि नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग कि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। ठीक, तो अगर रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो जनरली बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि फिर इसके अंदर तो रेजोनेंस है नहीं सर, इसके अंदर तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसका मतलब ये जीत जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। मैं ये बात याद करवाना चाह रहा हूं तुम्हें कि 9 अल्फा 3 हाइड्रोजन मिलकर अकेले रेजोनेंस को हरा देते हैं, इसलिए ये जीतता। ये याद करने के लिए बोल रहा हूं, यहां तक ठीक है? अच्छा, अब यही चीज जरा इंडक्टिव में, रेडिकल में आते हैं। रेडिकल में अगर यही चीज बोलनी है तो तुम्हें मैं बताना चाह रहा हूं, मेन बात वो ये है, रेडिकल में जब यही बात करते हैं तो ये हुआ आपका रेडिकल 3 डिग्री, ये 3 डिग्री रेडिकल, और ये आपका 1 डिग्री बेंजाइलिक रेडिकल। दिस इज 1 डिग्री बेंजाइलिक रेडिकल। अब ये बताइए, इस केस में ये कहते हैं ये ज्यादा स्टेबल। अब ये क्या बदतमीजी है भाई? जब रेडिकल कार्बोकेटाइन एक जैसी चीजें होती है तो उसका रीजन है इस बार ये हट गया ना। नहीं समझे बात को? इंडक्टिव हट गया और इंडक्टिव हटते यार हार गया। नहीं समझे? यानी ये आदमी आज किस वजह से स्टेबल है? मेजरली ये 9 अल्फा H की वजह से स्टेबल। ठीक है, 9 हाइपर कॉन्जुगेशंस, और ये आदमी रेजोनेंस की वजह से। अरे सर यहां इंडक्टिव कहां गया? अरे भाई इंडक्टिव नेग्लिजिबल, रेडिकल है, इंडक्टिव का रोल नेग्लिजिबल है। इस बार ये अकेला आदमी इसको नहीं हरा पाता, इसलिए रेजोनेंस जीत जाता है, और इस बार 1 डिग्री बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री फ्री रेडिकल। यानी 1 डिग्री बेंजाइलिक रेडिकल्स दे आर मोर स्टेबल देन 3 डिग्री रेडिकल्स, बट इन केस ऑफ 3 डिग्री 9 अल्फा 3 इंडक्टिव वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल माना जाता है। दोनों बातें हैं, और इस बात का प्रूफ है ये कि CH3 का इंडक्टिव इस बार रेडिकल की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा असर नहीं दे पा रहा है, जबकि यहां पर CH3 का इंडक्टिव कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अच्छा खासा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो 1 डिग्री बेंजाइलिक से जीत रहा।
कुछ समझ पा रहे हो? ये स्पेसिफिकली, लेकिन अब इतना करने के बाद और इस लेवल पर पहुंचने के बाद एक बच्चा ये सवाल पूछ रहा है कि क्या 1 डिग्री भी अच्छा होगा? मतलब ये तो हद हो गई एकदम। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर क्या अच्छाई होती है बताइए? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर 2-4 अल्फा हाइड्रोजन होती हैं और उसमें क्या अच्छाई होती है? कुछ भी नहीं। समझ लो बात को। ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से जो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है या रेजोनेंस की वजह से स्टेबल। ये सब आदमी तो बेकार होते हैं, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी बहुत कम होता है और इंडक्टिव भी बहुत कम होता है। सो 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस आर लेस स्टेबल, वेरी मच लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस ये वाले कार्बोकेटाइन। समझ पाए सब लोग? यस सर। अब ये आगरा वाले जाग रहे हैं? शाबाश। किसी को कुछ पूछना है? सेक्टर 4 में, अबे सेक्टर 4 में कुछ लोग पीछे सो रहे हैं क्या? सबसे पीछे दिखाई नहीं दे रहे? सबसे पीछे भी कोई बैठा है क्या? तो ये तो बच्चा ही नहीं दिख रहा है। अरे तुम आगे आ जाओ यार, तुम्हारे सिर्फ कॉपी दिख रही है। सबसे पीछे सीट पे जो बैठा है बच्चा, बेटा तुम लोग आगे की तरफ सीट पे आ जाओ, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सेक्टर 4 नोएडा। हैं सर सिर्फ मुझे फर्स्ट फ्रंट के 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। चौथा वाला भी आधा सर कटा दिखाई दे रहा है बेचारे का। अब ये 2 लोग जो आगे आ रहे हैं, हाँ शाबाश, अब दिखाई दे रहे हैं। तो एकदम पीछे मत बैठा करो बेटा, आगे अगर जगह आ करे तो आगे आ जाया करो। हाँ आप ठीक है, आप दिख रहे हो। आगरा वाले भी सोते हुए नजर आ रहे हैं, शाबाश। इंदिरापुरम वाले सो ही चुके हैं, चलिए ये भी बहुत बढ़िया है। इंदिरापुरम वाले जाग रहे हैं भाई, हाँ ये दिखा, ये शाबाश शाबाश। किसी को कुछ पूछना है इसमें जो बात कर रहे हैं हम? समझ नो सर। सर, ये वाला जो केस है ये हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर रेजोनेंस और उसको हटाना है तो, मतलब कंपेयर कर रहे हैं तो। नहीं, हर जगह नहीं बेटा, समझो इस बात को। मैं तो पहली बात तो, अब ऐसा तो है नहीं कि आज हम ये बात बोलेंगे तो फिर कुछ पुरानी बातों को गलत साबित कर रहे हैं। नहीं, एक बात बहुत पहले से बोलते चले आ रहे हैं, सब लोग बोलते चले आ रहे हैं, रेजोनेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक, तो हम इसको बिल्कुल झुठला ही नहीं सकते। आज भी हम ये नहीं कह रहे कि रेजोनेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं। अगर अकेला रेजोनेंस होता तो वो डोमिनेटिंग ही होता, लेकिन यहां असल में अकेली लड़ाई नहीं है रेजोनेंस के साथ। यहां मैं भी मिल गया, हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल गया, साथ में इंडक्टिव भी मिल गए, मिलजुलाकर इन्होंने बाई चांस इस अकेले रेजोनेंस को हरा दिया, बाई चांस। तो ये बात याद रखनी। इसका ये मतलब नहीं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डोमिनेटिंग है रेजोनेंस, वो तो बाई चांस इस एग्जांपल में ऐसा हो रहा है, या इस कंपाउंड या इस कार्बोकेटाइन के साथ ऐसा हो रहा है। अदरवाइज ये जनरल केस बिल्कुल नहीं। Those carbocations which are resonance stabilized carbocation, they are much more stable carbocations as compared to those carbocations which are stable due to only hyper or inductive. बाई चांस ये केस ऐसा है जिसमें हाइपर और इंडक्टिव ने मिलकर अकेले रेजोनेंस को हराया है, बाई चांस। ठीक है ना सर? अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सर, अगर हमें मतलब बेसिक मेथड से कर रहे हैं कि डायरेक्ट मतलब निशान लगा के? अरे निशान लगाओ, आंसर निकालो, कहां चक्कर में पड़े हो? वो कोई उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। निशान लगा के आंसर निकालना है बस। ठीक है ना? और लॉजिक क्लियर होना चाहिए, लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जैसे और एक आध बातें कर लेते हैं। जैसे मैंने एक आध सवाल लिखे हैं, तुम इसको जरा जल्दी से करके देखो, शायद ये कुछ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर 9 अल्फा और 3 इंडक्टिव से ज्यादा होगा तो सर किसी केस में 9 अल्फा 3 इंडक्टिव से ज्यादा क्या चीज होगा? सर अगर किसी केस में हुआ तो हो नहीं सकता ना यार, तो कार्बोकेटाइन ही नहीं है, फिर वो कार्बोकेटाइन नहीं है। कार्बोकेटाइन के बगल में 3 कार्बन, समझ गया ना? 3 हाइड्रोजन ज्यादा तो कोई भी नहीं रख सकता ना, तो वो तो 9 से ज्यादा तो कुछ होना ही नहीं है यार। ये तो सब ये सब मैं तुम्हें प्री उसमें दे दूंगा। ये सब इंडक्टिव लग रहा है, देख पा रहे हो कि नहीं? डीएनपी देख पा रहे हो? तो ये तुम्हें करने के लिए दे दूंगा। ये देखिए, ये डिस्टेंस समझ रहे हो बात को? ये दोनों एक ही कार्बन पे लग गए तो जीत गया, ये 2 बगल लग गए तो थोड़ा सा हार गए, ऐसे करके। और ये और दूर लग गया तो और हार गए। में डॉट क्या है? डॉट क्या है सर ये बॉन्ड के बीच में बता रखा है ना? बॉन्ड है शायद। बॉन्ड है, वो ऐसे लिखा हुआ है। ये सब वो डॉट लग रहा है। ये एरो है, मतलब ये क्लोरीन लगे हुए हैं। तुम ज्यादा दिमाग ना लगाया करो, ये क्लोरीन लगे हुए हैं सब, समझ लो? तो इसको मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, तुम आराम से इसको सॉल्व करते रहना, इसमें मजेदार बात नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं।
सर ये लास्ट में क्या बनाया आपने? CH2 प्लस नहीं सर, नहीं सर, ये बीच में NH तुम्हें इन चारों कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सर फोर्थ होगा। सबसे अच्छा फोर्थ बता रहे हो? सर सबसे अच्छा सेकंड होगा। सबसे अच्छा सेकंड होगा। सबसे सेकंड सेकंड के बाद फर्स्ट। से कम अच्छा होगा फोर्थ वाला और उससे कम थर्ड। सर 2 1 4 3। यस मेरा 2 1 3 4 आ रहा है सर। तुम में से कोई ऐसा है? थर्ड में तो रेजोनेंस होगा ना। 4 2 1 3 2 1 4 3। सर 4 3 2 1। 2 3 1 4। तो 2 1 3 4। सर 2 1 3 4। भाई तुम में से कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि सर 3 सबसे अच्छा होगा। सर 3 सबसे अच्छा होगा। हाँ मैं यही जानना चाहता हूँ, तुम में से कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि 3 और 4 भी अच्छे हैं? यस सर। यस सर। सर वहाँ पे पॉजिटिव और लोन पेयर का रेजोनेंस हो जाएगा। शाबाश। यस सर रेजोनेंस होगा। जिन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया उन्होंने 2 को सबसे अच्छा बोला। अच्छा ये तो मैं मानता हूं कि 2 इज बेटर देन 1। मानते हो सब लोग? यस सर। क्योंकि इसमें तो ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है। इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये, और इसके तो देखने से 2 ही लगते हैं, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं। 2 इज बेटर देन 1। अच्छा फिर ये सोच के कुछ लोगों ने जो आंसर दूसरा दिया है वो ये सोच के दिया है, उनका ये मानना है कि OCH3 चूसता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, माइनस आई इफेक्ट। और इसी तरह से उनका ये मानना है कि नाइट्रोजन भी चूसता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो लगाएगा, जिसकी वजह से प्लस खराब होगा। यही सोच के आंसर दिया होगा कुछ लोगों ने। हाँ सर। लेकिन मैं यहाँ पर ये बिल्कुल मैं यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा था कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर, और ये बात भी हम कर चुके हैं कि लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के जब बगल में आ जाए तो लोन पेयर उस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज अब पता नहीं स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि लोन पेयर प्लस की वजह से अट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए लोन पेयर प्लस की वजह से अट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बना लेते हैं। चलिए ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मुझे नहीं पता तुम स्टेबलाइज हुए कि नहीं हुए, लेकिन मेरा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। सिमिलरली एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, ये आ जाएगा NH और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और N पे प्लस आ जाएगा। बताओ समझे? ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये सोचना है कि क्या इस इफेक्ट ने इस प्लस को खुश किया? अरे कैसे नहीं किया मुझे, अरे बहुत खुश किया। क्यों बहुत खुश किया? क्योंकि सर जो बोझा है वो बोझा नहीं है मेरे पास। ये देखिए ना, ये बोझ था, क्या है बोझ? खत्म, बोझा निपटा दिया उन्होंने। और क्या चाहिए मुझे? वो इफेक्ट दे दीजिए जो मेरे प्लस को खत्म कर रहा है, मजा आ जाएगा। और वो इफेक्ट कौन से होते हैं? रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। O पे पॉजिटिव आ गया। हाँ, लेकिन इस बार सर एक तकलीफ हो रही है। इस रेजोनेंस के थ्रू O पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव जबरदस्त आदमी, पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भी तुम्हें बताया गया था। भले ही पॉजिटिव चार्ज वो बर्दाश्त ना करता हो, लेकिन इस रेजोनेंस में हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देख लो जरा, क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है? कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ठीक है, और 4 डंडे बन रहे हैं कि नहीं? कार्बन से 4 डंडे। इसका मतलब 4 डंडे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 8। क्लियर? अच्छा इधर आते हैं, इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन के पास भी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस सर। और वो भी 4 ही डंडे बना रहा है। यस। खेल खत्म। ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस। और वो 3 डंडे बना रहा है। 9। यस। एक प्लस चार्ज यानी एक निकल गया। यस। क्लियर?
यानी हर Yes, आदमी का ऑक्टेट पूरा। चलिए इधर आते हैं, कार्बन का पूरा है, ऑक्सीजन का पूरा है, लेकिन सर इस वाले कार्बन को देखिए ना, इस कार्बन के बाहर 6 होते हैं, याद है कार्बोकेटाइन? इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इस रेजोनेंस के थ्रू हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब भले ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों ना हो, ये मेरा जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। और आईआईटी में इस बारे में सवाल पूछ भी चुका है। कुछ बच्चे कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, बिल्कुल सही बात, लेकिन अगर ऑक्टेट कंप्लीशन की बात आ जाए तो फिर बात खत्म। अगर कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इररिस्पेक्टिव कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज क्यों ना दे रहा हो, वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जाएगा। सो अल्टीमेटली दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने तो तुम्हें ये तक बताया था कि ये तो चलिए बड़ा टेक्निकल हो गया, सीधी बात पर आते हैं। अकेला यही एक ऐसा रेजोनेंस होता है, यही टाइप का अकेला रेजोनेंस होता है जिसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, सिर्फ बॉन्ड बनता। समझे बात? सिर्फ बॉन्ड, देख लीजिए मैंने कोई तोड़ा नहीं है, ये चुपचाप अंदर आया, एक डंडा तैयार, कोई डंडा नहीं तोड़ा। आप मुझे इसके अलावा कोई एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए जिसमें डंडा टूटे बिना डंडा बन जाए, बताइए आप। डंडा तोड़कर ही डंडा बनेगा। आप देखिए जरा, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? यस सर। कैसे करेंगे रेजोनेंस? प्लस चार्ज ऊपर जाएगा, लोन इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, बॉन्ड अंदर, तो एक डंडा टूटा, एक डंडा बना। यानी इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे आगे, वो आएगा, यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और ये होंगे डंडे। बताओ समझे बात? अब आप देख लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऐसे और भी बनेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। लेकिन आप कोई रेजोनेंस बना दीजिए, कोई रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, किसी का भी रेजोनेंस, आपको एक बॉन्ड तोड़ना होता है और एक बॉन्ड बनाना होता है। जब आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती, जब बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ओवरऑल जितना भी फायदा हो रहा है वो हो रहा है। समझो बात। इस केस में देखिए क्या मजेदार बात कर रहा है, कह रहा है तोड़ना कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, दो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही। बताओ समझे बात को? यस सर। यानी यही अकेला एक ऐसा रेजोनेंस है जिसमें सिर्फ बॉन्ड मेकिंग है, ब्रेकिंग नहीं, जिसकी वजह से खास स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ये कार्बोकेटाइन। बिकॉज कार्बोकेटाइंस के बगल में लोन पेयर आने से सिर्फ बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से हर एलिमेंट का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है ऐसे कार्बोकेटाइंस। यानी जो बच्चे ये सोच के आंसर निकाल रहे थे कि ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, वो इस कार्बोकेटाइन को खराब समझ रहे थे, जबकि एक्चुअली ये देने वाला इफेक्ट लगा रहा है। कौन सा इफेक्ट होता है देने वाला? प्लस आर इफेक्ट। यानी OCH3 और NHN का प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। यानी ये प्लस आर की वजह से दे रहा है, ये भी प्लस आर की वजह से दे रहा है, ये माइनस आई की वजह से चूस रहा है, ये भी माइनस आई वजह से चूस रहा है, लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट क्योंकि प्लस आर है, इसलिए अल्टीमेटली ये दोनों कार्बोकेटाइंस रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, जो इनके हाइपर पाइपर से कहीं तगड़े होंगे, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल यही दोनों होने चाहिए। बताओ समझे? अब इन दोनों में कौन जीतेगा ये हम डिसाइड कर लेते हैं। सर दोनों लोग लोन पर अंदर फेंक रहे हैं, दोनों लोग कार्बोकेटाइन को मस्त कर रहे हैं, तो जो ज्यादा आसानी से फेंक पाएगा वो ज्यादा अच्छा स्टेबलाइज करेगा। और साफ समझ में आता है, N का लोन पेयर अंदर आएगा तो N पे प्लस आएगा, O का लोन पेयर अंदर आएगा तो O पे प्लस आएगा, और इन दोनों में फिर भी कुछ स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ सर, ये वाला जो आपका प्लस आर इफेक्ट है, दिस प्लस आर इज मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू दिस प्लस आर, सो बेस्ट कार्बोकेटाइन विल बी फोर्थ। इसमें कोई शक नहीं है, सबसे अच्छा आदमी 4 होना चाहिए, फिर थर्ड होना चाहिए, उसके बाद हमारा सेकंड होना चाहिए, और सबसे खराब फर्स्ट होना चाहिए। बताओ समझे? यस सर। ये ऑर्डर होना चाहिए। सब लोग इत्मीनान से समझने की कोशिश करो। ये अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जिसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं, और मेरे हिसाब से तो तुम्हें नोट डाल के एक लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में बात लिख देनी चाहिए कि कार्बोकेटाइंस को लोन पेयर देखकर ऐसी खुशी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, और इस प्रोसेस में देयर इज ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड ब्रेकिंग। पर एक बार रिपीट करना जो आपने लास्ट में कही थी अभी। कौन सी बात? मतलब इस प्रोसेस में सिर्फ, हाँ, कार्बोकेटाइंस जब भी बनते हैं उनके बगल में अगर कोई लोन पेयर आ जाए, मजा आ जाता हूं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चल जाता है लोन पेयर अंदर आ जाएगा और हम स्टेबल हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? यानी और इस प्रोसेस में सिर्फ बॉन्ड बनेगा, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। यानी जब कभी भी कार्बोकेटाइंस के बगल में कोई लोन पेयर आ जाए तो वो रेजोनेंस इफेक्ट कार्बोकेटाइन को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है, ड्यू टू ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन।
सर एक बार वो वाली स्लाइड दिखा दीजिए जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था। एक से क्वेश्चन तो यही वाला है सर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, ये वाला कह रही हो? यस सर। ये अभी मैं पीपीटी में डाल दूंगा। इस तरह के और भी एक दो सवाल होंगे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है पीपीटी के अंदर। जैसे देखो मैं दिखा देता हूँ, ये अब एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये हम अगली क्लास में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या क्या लोग गवर्न कर सकते हैं, ऐसे करके ना कुछ कुछ हल्की हल्की थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको भी अभी मैं पीपीटी में डाल दूंगा, तुम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, देख लेना अपने हिसाब से कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ आप चेंज होती है। मतलब ये कहने का मतलब जैसे CH4NH3 है तो जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जा रही है, फिर आप नीचे उतरते हैं तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है ड्यू टू एटॉमिक साइज। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डोमिनेट, यानी इधर से इधर जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट डोमिनेट करता है, साइज से कोई लेना देना नहीं है। और ऊपर से नीचे आते वक्त साइज की वजह से एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो ये कुछ कुछ इफेक्ट्स हैं जो फैक्ट्स हैं जो याद करने के लिए मैंने लिख दिए हैं। तो ये इसलिए, और देखो ये भी बहुत अच्छा वो है कि अब जो हमारा sp हाइब्रिड कार्बन होता है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको तुम जरूर पढ़ना, एक बार देखना जरूर। इसमें ये देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली बच्चों को ये पता है कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से लगा है और यहां पर जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से लगा है। तो मुझे लगता है अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लगा है वो ज्यादा आसानी से H+ के फॉर्म में निकल सकता है। बात समझ, वही पुरानी वाली कहानी कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा तो H का निकलना आसान हो जाएगा। तो इसका ऐसा लगता है जैसे दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन दिस हाइड्रोजन, लेकिन एक्चुअली तुम्हें ये बताना ये है कि ये हाइड्रोजन कार्बन से नहीं लगी है, ये उस कार्बन से लगी है जो sp कार्बन। और sp कार्बन के अंदर, बिल्कुल sp कार्बन के अंदर 50% एस कैरेक्टर आ चुका, और 50% एस कैरेक्टर के आने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी बढ़ चुकी है, और इतनी बढ़ चुकी है कि उसने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बीट कर दिया। समझो बात, यानी sp हाइब्रिड कार्बन जो होगा हमारा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज बेटर देन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल। समझो बात? यस सर। लास्ट क्लास के नोट्स अपलोड नहीं हुए अभी तक। नहीं हुए? नहीं। अच्छा, अभी सारे दोनों इकट्ठे करवा देता हूँ। तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर एसिडिक और बेसिक पूछना था आपसे। अब पूछो। सर एक ट्राइबेसिक एसिड है सर। हाँ। तो उसके सब अल्फा दिया हुआ है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ। तो उसका वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे सर? नहीं समझा मैं। सर एक ट्राइबेसिक एसिड H3A है। हाँ। है ना सर, उसके 3 बार सर डिसोसिएशन दिया गया है। एक में 100% है, एक में 50% है, और एक में 20% है। हाँ, तो यार ये अकल लगाओ, ये तो अच्छा सवाल लग रहा है दोस्त। सर वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे सर? अब ये तो नहीं पता, मतलब हमें तो नहीं पता, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि सवाल अच्छा है। अभी हमने सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है सवाल एडवांस में आया था सर। हाँ, क्योंकि H3A जो होगा वो पहले तो पूरा टूटेगा 100%, तो H+ बनेंगे और H2A बनेंगे 100। मतलब समझ रहे हो बात को, 2 आयंस तो बनेंगे। यानी अगर H3A का 1 मोल है तो 2 मोल तो ये दोनों तैयार हो गए। ठीक, अब इन दोनों में से H+ तो वही है, H+ का तो कुछ होगा नहीं, लेकिन H2A फर्दर टूटेगा 50%। समझ लो बात को, तो उस 1 मोल का 50% यहां आएगा, यानी वो 50 बच जाएगा। ये थोड़ा सा अकल लानी पड़ेगी। बढ़िया सवाल लग रहा है। अभी मतलब हम इतनी जल्दी कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन ये ऐसा सवाल है जो करना चाहिए। कोशिश करो। सर अगर ये सब आ भी गया तो सर वांट ऑफ फैक्टर मतलब फॉर्मूला होगा ना? नहीं, फॉर्मूला नहीं, ऐसे समझते हैं ना। वांट ऑफ फैक्टर का मतलब होता है कि एक आदमी अगर एक है तो वो कितने लोगों में पट गया, यही तो होता है वांट ऑफ फैक्टर। तो अब आप ये देख लीजिए कि H3A का अगर 1 मोल है तो फाइनली सब टूटने टाटने के बाद आपको बर्तन में कितने मोल दिखाई देते हैं, ये आपका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। ओके सर। सर वो एल्काइल शुरू होने से पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ, हाइड्रोकार्बन कम से कम एनसीईआरटी लेवल पे तो करना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोकार्बन्स का भी थोड़ा बहुत तो यूज आएगा ही आएगा। सर अभी संडे वाले टेस्ट में पूरा दे रखा है। क्या कह रहे हो बेटा? तो संडे वाले टेस्ट में जीओसी पूरा दे रखा है। नहीं पूरा क्या, 2 टेस्ट होंगे जीओसी के, एक इस संडे को भी होगा, एक अगले संडे को भी होगा। तो ये क्योंकि पुराना टॉपिक है तो उसमें फिर वही है, कुछ कार्बोकेटाइन से रिलेटेड सवाल होंगे, कुछ एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड सवाल होंगे। तो जितना कर पाओ करना, क्योंकि ये पुराना टॉपिक है, इसलिए मैंने इस बार ये नहीं किया कि जितना पढ़ा उतना ही टेस्ट में देंगे। मतलब आप जीओसी को अपने हिसाब से जितना भी 11th में किया है उसको रिवाइज कर लीजिए और टेस्ट दे दीजिए।
हम जैसे जैसे करेंगे, हालांकि मुझे लगता है अगली क्लास में हम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ भी उठा ही लेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी तो हमने डिस्कस कर ही रखी है, अब हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ और उठा लेंगे। तो सिलेबस तो यही है हमारा, लेकिन ये कि प्रैक्टिस करने के लिए अभी 3-4 क्लासेस और लगाएंगे। जो जीओसी है ये सिर्फ 11th वाली है ना, 12th में कोई जीओसी नहीं है ना? नहीं, 12th में कोई जीओसी नहीं। सर सर लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए मॉड्यूल एंड डीपीपी के बाद क्या करूं? और कुछ मत करो, मॉड्यूल और डीपीपी करना है और कुछ नहीं करना अभी और कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट देने और कुछ नहीं करना। मॉड्यूल पूरा कर रखा है? हाँ सर, सारा कर लिया। बस मॉड्यूल करना और इसके अलावा भी कुछ मत करना, क्योंकि इस लेवल। हाँ, आपसे ना सर एक बार हेनरी वाले के बारे में कुछ जानना था। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है P = KH * काई सोल्यूट, हाँ, काई गैस, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम कंसंट्रेशन मानते हैं कि हाँ। मतलब वो काई नहीं है, वहां पे कंसंट्रेशन लिखी हुई है। नहीं, वो मोल फ्रैक्शन ही होगा वो। नहीं सर सर, कुछ क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, देखो सर कुछ क्वेश्चंस में जो हेनरी कांस्टेंट दे रखा होता है उसकी यूनिट्स ऐसी दे रखी होती है कि हमें मोलैरिटी लेनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा देखना भाई, लक्ष्य ये वाली बात को देखना एक बार, अपने सवाल के साथ देखना एक बार। सर उसमें यूनिट्स ऐसी मेंशन होती है। सर मैंने ना दोनों क्वेश्चन देखे थे, दोनों में ना ये डिफरेंस आ रहा था। मतलब अगर हम उसके अंदर उसमें मोल फ्रैक्शन भी निकल रही हो ना अगर उस क्वेश्चन में, हाँ। तब भी आंसर अलग आ जाता है और दोनों ऑप्शन दिए। नहीं, जैसे अभी वो कौन बच्चा अभी जवाब दे रहा है ये वाला, लक्ष्य को नाम क्या बेटा? ऋषभ जो ये कह रहा है इसका भी जरा समझना, क्योंकि सही कह रहा है। कुछ हेनरी कांस्टेंट में जो यूनिट्स होती हैं वो कंसंट्रेशंस को इनवाइट करती हैं, और कभी कभी हेनरी कांस्टेंट को यूज करके आप मोल फ्रैक्शन के साथ उसको यूज करते हैं। क्वेश्चन आया था ऐसा, दे ही नहीं रखा था उसके अंदर, डायरेक्ट हमारा कट हो रहा था, रेशो से निकालना था वो आंसर। मैं आपको क्वेश्चन बता, तो मुझे एक बार भेज देना सर। आप वो टेलीग्राम देखते नहीं हो ना? टेलीग्राम पे भेजते हो तुम? नहीं, कहाँ का क्वेश्चन कहाँ का? मैं अभी देख लेता हूँ। मॉड्यूल का है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है और एक 21st क्वेश्चन है, दोनों को कंपेयर कर लेने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और 21st मैं अभी देख लेता हूँ, है ना? अगली क्लास में बात करते हैं इस पर। चलो आज इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। टेलीग्राम आईडी सर एक्सरसाइज 2 पे है। सर तो